अध्याय 21 असुर द्वार शिष्य। आयरा द्वारा आंगन से बाहर खींचे जाने पर ध्रुवांत की भौहें तन गईं और उन्होंने कहा, छोटी लड़की, मुझे इस तरह मत घसीटो और खींचो, दूसरे लोग गलत समझ सकते हैं। आयरा एक पल के लिए हैरान हुई और फिर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए दो प्यारे डिंपल दिखाते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर दूसरे लोग गलत समझ गए? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। एक पत्नी का अपने पति का हाथ थामने में क्या बुराई है? मुझे किसी गलतफहमी का डर नहीं है और मुझे छोटी बच्ची भी मत कहो। मैं बहुत बड़ी बच्ची हूँ। छोटी लड़की ने अपनी छोटी सी छाती फुलाकर अपना भाषण समाप्त किया। ध्रुवांत के माथे पर काली रेखाएं खींच गईं। पत्नी? बहुत बड़ा। ध्रुवांत ने आयरा की थोड़ी उभरी हुई लेकिन अभी तक विकसित न हुई छोटी छाती पर एक नजर डाली और खुद पर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। वह क्षेत्र अभी भी एक समतल भूमि है ना? ध्रुवांत को अपनी छोटी सी छाती को घूरते हुए देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। बमुश्किल फुसफुसाते हुए उसने कहा, तुम लोगों को ऐसे क्यों देख रहे हो? जब यहाँ इतने सारे लोग हैं तो मुझे शर्म आ रही है। वह इतना अवाक हो गया कि उसने अपना मुंह बंद कर लिया और एक शब्द भी नहीं बोला। अपना हाथ खींचकर वह शाह निवास से बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर चला गया। यह वास्तव में चंद्रगढ़ प्रांत के शहर में उसका पहला दौरा था, इसलिए वह चारों ओर देखना चाहता था। ध्रुवांत, मेरा इंतजार करो। आयरा ने ध्रुवांत पर अपना हाथ खींचने के लिए मुंह बनाया। वह जल्दी से उसके पीछे भागी। हालांकि इस बार ध्रुवांत का हाथ पकड़ने के बजाय आयरा ने अपना हाथ उसकी बाहों के चारों ओर लपेट लिया, बिल्कुल एक विनम्र छोटी पत्नी की तरह। एक लड़की की कोमल खुशबू उसकी नाक में घुस गई। ध्रुवांत उसके साथ शारीरिक संपर्क से बचने की कोशिश कर रहा था। तुम वापस जा सकती हो, मैं खुद चल सकता हूँ। आयरा ने फिर मुंह बनाया। उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। मैं वापस जाऊंगी और दादाजी से कहूंगी कि आपने मेरे साथ बदतमीजी की। ध्रुवांत ने सिर में दर्द महसूस करते हुए जल्दी से उसे जाने से रोकने के लिए अपना हाथ इस्तेमाल किया। ठीक है, चलो साथ चलते हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे खींचोगी या घसीटोगी नहीं। आयरा जोर से हंस पड़ी। उसकी आंखों का रंग तुरंत बदल गया। उसने सिर हिलाया। ठीक है। जब आयरा ने सहमति में सिर हिलाया तो ध्रुवांत ने राहत की सांस ली। वे मुड़े और सड़क पर चलने लगे। आयरा ध्रुवांत के साथ दाईं ओर चल रही थी, बेहद आज्ञाकारी थी। जैसे जैसे वे चलते गए, उसकी बड़ी गोल आंखें कभी कभी चुपके से उस पर नजरें गड़ा देती थीं। ध्रुवांत ने इसकी परवाह नहीं की और इधर उधर देखता रहा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। रास्ते में दोनों में से किसी ने भी ज्यादा बात नहीं की और एक बार घूमने के बाद जब वे शाह निवास की ओर लौटने वाले थे तो उन्होंने देखा कि सड़क के एक कोने पर बहुत से लोग खड़े थे जो उंगलियां दिखा रहे थे और किसी बात पर कानाफूसी कर रहे थे। ध्रुवांत की उत्सुकता बढ़ गई थी, इसलिए वह और आयरा उस विशेष दिशा में चले गए, भीड़ के बीच से निकलकर देखने के लिए। एक अधेड़ उम्र का आदमी जमीन पर पड़ा था, दर्शकों से घिरा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, चेहरा गंदे दागों से भरा था और कपड़ों के लिए फटे पुराने कपड़े थे। जाहिर है अधेड़ उम्र का आदमी बेहोश था। जमीन पर अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में खून की कई छोटी छोटी बूंदें थी। आदमी ने थूकी थीं। एक क्षण तक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखने के बाद ध्रुवांत ने थोड़ी देर हिचकिचाहट के बाद उसके पास जाकर उसे उठा लिया। चूंकि वह चौथे क्रम का योद्धा बन चुका था, इसलिए उसकी भुजाओं की शक्ति इतनी कमजोर नहीं थी कि एक वयस्क को उठाना उसके लिए समस्या उत्पन्न कर सके। आयरा उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब ध्रुवांत ने उस अधेड़ व्यक्ति को ऊपर उठाया। चलो चलें, ध्रुवांत ने आयरा से कहा। जब वह अधेड़ उम्र के आदमी को लेकर उसके पास से गुजरा, उसने देखा कि आयरा अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी और हैरान थी। होश में आने के बाद आयरा जल्दी से ध्रुवांत के पीछे भागी और खुद को यह पूछने से नहीं रोक पाई, ध्रुवांत, तुम इस आदमी को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे, उसने बिना सिर घुमाए जवाब दिया। क्या आप यह कह रहे हैं कि अगर आप मुझे समझा भी दें तो भी मैं नहीं समझ पाऊंगा? आयरा का छोटा सा मुंह सिकुड़कर उदास हो गया, लेकिन वह चुप रही। रास्ते में ध्रुवांत ने आयरा से शाह निवास के पिछले दरवाजे का स्थान पूछा और बेहोश मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को उठाकर पिछले दरवाजे से अंदर गया और उसे एक दूरस्थ और एकांत कमरे में रख दिया। बिस्तर पर लेटे अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर ध्रुवांत ने अपनी आंतरिक शक्ति को प्रवाहित किया और अधेड़ उम्र के आदमी की छाती पर उंगली उठाई। उसकी उंगली बाद में आदमी के शरीर के साथ नीचे चली गई। उसने अपनी उंगली से आदमी के शरीर पर कुछ और बार वार किया और जब तक वह खत्म हुआ, ध्रुवांत जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। आयरा ध्रुवांत के पीछे खड़ी थी और हैरान भाव से उसे उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर के विभिन्न भागों पर अंधाधुंध प्रहार करते हुए देख रही थी। किसी से कहो कि वह कपड़े लाकर उसे नहला दे, ध्रुवांत ने आयरा से कहा जब उसकी सांस ठीक हो गई। ओह ठीक है, अपनी हैरानी से बाहर आते हुए आयरा ने थोड़ी देर बाद शाह निवास का एक कर्मचारी कपड़े लेकर आया और उस अधेड़ व्यक्ति को साफ किया, लेकिन वह बेहोश रहा। अब आप जा सकते हैं, उसने आयरा से कहा, क्योंकि मरीज अभी तक नहीं जागा है। वह कहने ही वाली थी कि वह उसका साथ देने के लिए यहीं रहेगी, लेकिन ध्रुवांत की सख्त निगाहों को देखकर वह केवल सिर हिलाकर कह सकी, हाँ। आयरा के जाने के कुछ समय बाद लकड़ी के बिस्तर पर लेटे हुए जोरावर ने धीरे से अपनी आंखें खोली, आखिरकार जाग गया। वह धीरे धीरे अपने हाथ से अपना वजन संभालते हुए उठा। उसने अपने आसपास का माहौल देखा और आखिर में उसकी नजर ध्रुवांत पर पड़ी। अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर के साथ जोरावर ने पूछा, छोटे भाई, तुम ही हो जिसने मुझे बचाया? यह सही है, ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। मैं कहाँ हूँ? हम चंद्रगढ़ प्रांत के शाह निवास पर हैं।
जोरावर ने बिस्तर से नीचे उतरने की पूरी कोशिश की। अचानक भौहें सिकोड़ते हुए चंद्रगढ़ प्रांत उसकी याददाश्त में चंद्रगढ़ प्रांत कहा है, यह याद नहीं है। छोटे भाई, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे पहले निकलना होगा। जब जोरावर कमरे से बाहर जाना चाहता था, अचानक उसके शरीर के अंदर एक भयंकर दर्द उठा और वाह के साथ उसके मुंह से खून निकला और वह फर्श पर गिर पड़ा। ध्रुवांत ने जल्दी से उसे बिस्तर पर वापस लाने में मदद की और कहा, तुम बहुत घायल हो गए हो। तुम्हारे शरीर के अंदर मेरिडियन टूट गए हैं। मैंने तुम्हारी चोट और तुम्हारे महत्वपूर्ण एक्यूपंक्चर बिंदुओं को स्थिर करने के लिए अस्थायी रूप से रिटर्निंग सोल फिंगर का इस्तेमाल किया। अगर तुम लापरवाही से चलते हो, जब वह इस बिंदु पर पहुंचा तो ध्रुवांत ने समझाना बंद कर दिया, क्योंकि परिणाम स्पष्ट थे। आत्मा की उंगली लौटाना। एक्यूपंक्चर बिंदु। जोरावर ने ध्रुवांत की ओर देखा। ध्रुवांत ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। विषय बदलते हुए उसने पूछा, आप असुर के द्वार के शिष्य हैं, है न? सड़क पर चलते समय ध्रुवांत ने जोरावर के बाएं हाथ पर एक असुर टैटू देखा था। यह असुर के द्वार के शिष्यों का संकेत था। यही कारण था कि ध्रुवांत उसे वापस ले आया। क्या? तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं असुर गेट का शिष्य हूँ? जोरावर बहुत हैरान था। उसने ध्रुवांत को सावधानी से देखा। ध्रुवांत ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जोरावर की चौकस निगाहों के नीचे उसने अपना बायां हाथ उठाया और उसकी बाईं अनामिका पर एक गहरी काली अंगूठी दिखाई दी। ए असुर रिंग। गहरे काले रंग की अंगूठी को देखते हुए जोरावर का शरीर उत्तेजना से कांप उठा। एक पल के बाद वह अपनी अचंभे से बाहर आया। उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। ध्रुवांत ने चुपचाप जोरावर की प्रतिक्रिया देखी। कागज के टुकड़े के अनुसार यह असुर की अंगूठी असुर के द्वार संप्रभु का प्रतीक और प्रमाण थी, और जो भी शिष्य अंगूठी देखता था वह घुटनों के बल झुक जाता था। जोरावर का सदमा और उत्तेजना समाप्त होने के बाद होश में आने पर वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और ध्रुवांत के सामने झुक गया। असुरा गेट के शिष्य जोरावर ने सॉवरेन का अभिवादन किया। सॉवरेन पूरे विश्व में अजेय है। जोरावर की प्रतिक्रिया को देखकर ध्रुवांत ने चुपचाप राहत की सांस ली। अगर जोरावर की प्रतिक्रिया में पहले कुछ गड़बड़ थी तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लेड को बुलाकर जोरावर को मारने के लिए तैयार था। इस समय जोरावर की मेरिडियन टूट गई थी और वह बुरी तरह घायल हो गया था। वह निश्चित रूप से ध्रुवांत के ब्लेड्स ऑफ असुर को चकमा नहीं दे सकता था। जोरावर, आप खड़े हो सकते हैं। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। हाँ, धन्यवाद सम्राट। जोरावर खड़ा हो गया। उसका व्यवहार अत्यंत सम्मानजनक था और ध्रुवांत समझ गया कि उसका सम्मानजनक व्यवहार दिल से था और दिखावा नहीं था। तुम्हें चोट कैसे लगी? ध्रुवांत ने एक पल सोचने के बाद पूछा। सॉवरेन को उत्तर देते हुए शिष्य सिल्वर मून वन में 10वें चरण के राक्षसी भूत आंख मकड़ी की तलाश में गया ताकि उसके मूल के साथ डैन को परिष्कृत किया जा सके, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि राक्षसी भूत आंख मकड़ी एक जोड़ी होगी, इसलिए। जोरावर ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा। तो उस पर जवाबी हमला किया गया था। ध्रुवांत ने सोचा, लेकिन चूंकि जोरावर 10वें चरण के राक्षसी जानवरों के जवाबी हमले से बचने में सक्षम था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह बहुत मजबूत था। कम से कम वह दादाजी से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अध्याय 22। एक साधारण दास, क्या योग्यताएं? जोरावर की व्याख्या सुनने के बाद ध्रुवांत को यह स्पष्ट हो गया कि जोरावर की मेरिडियन क्यों टूटी थी और उसके शरीर पर इतनी गंभीर चोटें क्यों थीं। बैठ जाओ, पहले मैं तुम्हारी चोटों का इलाज कर दूं, ध्रुवांत ने एक पल सोचने के बाद कहा। वह असुर के द्वार और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अधिक जानना चाहता था, लेकिन जोरावर की गंभीर चोटों के कारण पहले उसकी स्थिति को स्थिर करना अधिक महत्वपूर्ण था। महाराज, मेरे शरीर की टूटी हुई नसें। जोरावर ने पूछने से पहले झिझकते हुए कहा। सामान्यतः टूटी हुई नसें लाइलाज थीं, जब तक कि वह उन महान अमृतों को न पाले। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्रुवांत ने अपना हाथ हिलाया। कहा, मैं आपकी नसों को फिर से जोड़ सकता हूं, बस इसमें लगभग 6 महीने लगेंगे। संप्रभु, क्या आप मेरी टूटी हुई नसों को फिर से जोड़ सकते हैं? जोरावर को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा नहीं था कि उसे ध्रुवांत पर संदेह था, लेकिन उसे लगा कि यह बहुत विचित्र था। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रभु के पास कोई पौराणिक अमृत हो? पहले बैठ जाओ। जोरावर का दिल सवालों से भरा था, लेकिन उसने आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और बैठ गया। एक बार जब वह बैठ गया, ध्रुवांत ने अपनी हथेलियां जोरावर की पीठ पर रखीं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रसारित किया, जिससे वह जोरावर में स्थानांतरित हो गई। एक पल में जोरावर ने महसूस किया कि गर्म ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसने जल्दी से अपना ध्यान फिर से केंद्रित किया और ध्रुवांत के साथ समन्वय किया, अपने शरीर को पोषण देने के लिए गर्म ऊर्जा का मार्गदर्शन किया। 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। ध्रुवांत रुक गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। हालांकि उनका कायांतरण सूत्र प्रशिक्षण चौथे चरण तक पहुंच गया था, लेकिन उनकी आंतरिक ऊर्जा अभी भी थोड़ी कमजोर थी। हालांकि जोरावर को आंतरिक ऊर्जा हस्तांतरित करने में 1 घंटे से अधिक समय बिताने के बाद वह अब अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए ऊर्जा को अपने आप प्रसारित करने में सक्षम था। ध्रुवांत ने जोरावर को थोड़ी देर के लिए खुद को ठीक करने के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रसारित करते हुए देखा और फिर वह कमरे से बाहर निकल गया और अपने यार्ड में वापस आ गया। जब भीम ने अपने बेटे को थका हुआ लौटते देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। क्या उसका बेटा आयरा के साथ शहर में घूमने नहीं गया था? ध्रुवांत, क्या तुम ठीक हो? भीम ने पूछा। अपने पिता की चिंता देखकर वह हंसा। मैं ठीक हूं पापा। भीम ने राहत की सांस ली, फिर पूछा, मिस आयरा वापस चली गईं? ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। अचानक भीम मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा स्वाद था, क्योंकि उसकी नजर ध्रुवांत पर टिकी हुई थी। भीम ने चुटकी ली। क्या मिस आयरा का हाथ बहुत नरम और चिकना नहीं है?
क्या एक सुंदरी के साथ हाथ मिलाना अच्छा नहीं है? ध्रुवांत एक पल के लिए चुप हो गया और फिर मुस्कुराया। मैं कहता हूँ बूढ़े आदमी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिस आयरा और मेरे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। भीम मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मुझे पता है कि आपके और आयरा के बीच कुछ भी नहीं है, केवल मिस आयरा के पास आपके साथ कुछ है। जब उसने ऐसा कहा तो भीम खुशी से हंसा। आप यह नहीं जानते, लेकिन जब मिस आयरा ने बाहर जाते समय आपका हाथ खींचा तो उस बदमाश आशीष के हाव भाव इतने खराब थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुत्ते की गंदगी खा ली हो। ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। लेकिन ध्रुवांत, आपको आशीष से सावधान रहना होगा, भीम ने कहा और उसका स्वर गंभीर हो गया। मैं जानता हूँ पिताजी, चिंता मत करो। अगर कुछ और नहीं हुआ तो मैं अपने कमरे में वापस चला जाऊंगा, ध्रुवांत ने कहा। भीम ने सिर हिलाया। ठीक है, जाओ और आराम करो। ध्रुवांत अपने कमरे में पहुंच गया। उसने रिंग ऑफ असुर से ठंडा जेड बिस्तर निकाला, उस पर बैठ गया और फिर असुर रणनीति का अभ्यास करने लगा। रात बीत गई और सुबह हो गई। ध्रुवांत ने अपना प्रशिक्षण रोक दिया। कल की सारी सुस्ती गायब हो गई थी और वह तरोताजा महसूस कर रहा था। अपने कमरे से निकलकर ध्रुवांत जोरावर के कमरे की ओर चला। जैसे ही वह वहां पहुंचा, संयोगवश जोरावर बाहर आ गया। मैं प्रभु को नमस्कार करता हूँ, प्रभु जो पूरी दुनिया में अजय हैं। जोरावर ने ध्रुवांत को देखा, तुरंत एक घुटने पर झुककर सलामी दी। कल रात ध्रुवांत ने उसकी चोट का इलाज करने में मदद की थी, उसके बाद उसका व्यवहार उसके प्रति और भी सम्मानजनक हो गया। आप खड़े हो सकते हैं, ध्रुवांत ने सिर हिलाया। तभी जोरावर सम्मानपूर्वक खड़ा हुआ। जोरावर, जब अन्य लोग आसपास हों तो मुझे युवा गुरु कहकर संबोधित करें, ध्रुवांत ने धीमी आवाज में कहा। इसके अलावा संप्रभु दुनिया भर में अजय है की प्रशंसा करना बंद करें। जब भी ध्रुवांत ने यह वाक्य सुना कि संप्रभु पूरे विश्व में अजय है तो वह उदास हो गया, हालांकि वह जानता था कि यह नियम पिछले सम्राट भूदेव द्वारा निर्धारित किया गया था। जोरावर एक क्षण के लिए रुका, फिर बोला, संप्रभु, संप्रभु दुनिया भर में अजय। सलामी के दौरान यह वाक्य पिछले संप्रभु द्वारा निर्धारित किया गया था, अगर हम रुक गए तो। ध्रुवांत ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे पता है कि यह नियम मास्टर ने सालों पहले तय किया था, लेकिन नियम लोगों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। मैं वर्तमान संप्रभु हूँ और मैं कहता हूँ कि यह नियम अब समाप्त हो गया है। मास्टर। जोरावर को ध्रुवांत के पुराने सम्राट के साथ संबंधों के बारे में जानने की उत्सुकता थी। ध्रुवांत ने पुराने सम्राट को मास्टर कहकर संबोधित किया, जिसे अब वह जानता था। ठीक है, पुराने सम्राट के समर्थक शिष्य के अलावा और कौन असुर के द्वार का सम्राट हो सकता है? जोरावर ने तुरंत जवाब दिया, जैसा कि सम्राट ने आदेश दिया है। आपकी रिकवरी कैसी है? ध्रुवांत ने पूछा। उत्तर देते हुए, महाराज, आपके अधीनस्थ की चोट लगभग 70% ठीक हो गई है। 3 दिनों में मेरे घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरी नसें। जोरावर के शब्द यहीं रुक गए। आपको अपनी नसों के बारे में चिंता करने मुझे असुरा गेट की मौजूदा स्थिति के बारे में बताइए। जब जोरावर ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। यह क्या है? ध्रुवांत ने भौहें सिकोड़ी। ध्रुवांत के हाव भाव देखकर उसे पता चल गया कि ध्रुवांत ने गलतफहमी जताई है और उसने जल्दी से कहा, महाराज, ऐसा नहीं है कि आपका अधीनस्थ रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो यह सिर्फ इतना है कि अधीनस्थ बहुत स्पष्ट नहीं है। बहुत स्पष्ट नहीं? ध्रुवांत चौंका। हाँ, जोरावर ने सिर हिलाया, फिर उसने ध्रुवांत को समझाया। जोरावर ने 20 साल पहले असुरा गेट में प्रवेश किया था और वह कभी असुरा गेट मुख्यालय नहीं गया था। 20 साल पहले उसकी मुलाकात असुरा गेट के एक बुजुर्ग से हुई थी और उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था और इस तरह वह असुरा गेट में प्रवेश कर गया। उसके गुरु ने कभी भी उससे संप्रदाय के मामलों के बारे में बात नहीं की। उनके गुरु का नाम आदित्य सेन था। लेकिन मास्टर ने उल्लेख किया कि 50 साल पहले पुराने सम्राट के गायब होने के बाद सम्राट की स्थिति के लिए एक आंतरिक संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप असुरा गेट 2 गुटों में विभाजित हो गया। जोरावर ने कहा। 2 गुटों में बंट गए? ध्रुवांत की भौहें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, अब तुम्हारा मालिक कहाँ है? 3 साल पहले हम अलग हो गए और तब से मैंने मास्टर को नहीं देखा। उस समय मास्टर ने कहा था कि उन्हें मोहे किंगडम के शाही शहर में कुछ काम है, जोरावर ने जवाब दिया। पौरस साम्राज्य? ध्रुवांत ने पौरस साम्राज्य के बारे में सुना था, लेकिन वहां से कौशल राज्य साम्राज्य की दूरी, जहां ध्रुवांत रहता था, बहुत दूर थी। कौशल राज्य साम्राज्य से पौरस साम्राज्य तक पहुंचने के लिए उसे बीच में 10 से ज्यादा दूसरे राज्यों से गुजरना पड़ता। यदि ऐसा है तो असुर गेट की आंतरिक स्थिति की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करना फिलहाल असंभव है। इस समय आयरा दूर से दौड़ी हुई आई। ध्रुवांत को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ध्रुवांत, मुझे पता था कि तुम यहाँ हो। चलो, भोज जल्द ही शुरू होने वाला है, चलो अभी वहां चलते हैं। ध्रुवांत के सिर में दर्द होने लगा जब उसने आयरा को देखा। वह जोरावर की ओर मुड़ा और कहा, मेरे साथ आओ। हाँ युवा गुरु, सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हालांकि आयरा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि जोरावर ने ध्रुवांत को यंग मास्टर कहा, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह ध्रुवांत के पास गई और उसका हाथ खींचकर यार्ड से बाहर भाग गई, मानो ध्रुवांत का हाथ खींचना उसकी आदत बन गई थी। ध्रुवांत ने अपना हाथ वापस लेना चाहा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। इस बार छोटी लड़की ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, उसे जाने नहीं दिया। वह केवल पीछे से ही उसका पीछा कर सकता था।
जैसे ही वे भोज में पहुंचे, वे भीम के समूह से टकरा गए जो अभी अभी आया था। जब आशीष ने आयरा को ध्रुवांत का हाथ पकड़ते देखा तो उसके चेहरे पर भयानक भाव आ गए, जबकि भीम ध्रुवांत को अंगूठा दिखाते हुए एक अस्पष्ट मुस्कान दे रहा था, जिससे ध्रुवांत अवाक रह गया। मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद सभी ने अपनी सीट ले ली और प्रताप राणा के समूह की सीटें वास्तव में मुख्य टेबल पर थीं, शेरशाह के साथ बैठे थे। ध्रुवांत बैठने ही वाला था कि आयरा आई और उसे अपने बगल वाली सीट पर खींच लिया और जोरावर अपने आप ध्रुवांत के पीछे खड़ी हो गई। भीम, प्रताप राणा और अन्य लोगों ने जोरावर को ध्रुवांत के पीछे देखा था। उन्हें लगा कि ध्रुवांत ने कल गुलामों के बाजार में जोरावर को खरीदा था जब वह शहर में घूम रहा था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं पूछा। जोरावर, किनारे पर बैठने के लिए जगह ढूंढो। जोरावर को अपने पीछे खड़ा देखकर जब बगल वाली सीट खाली थी, उसे ठीक नहीं लगा। आखिरकार जोरावर एक 10वें क्रम का योद्धा था। जैसे ही उसने यह कहा, आशीष ने घमंडी आवाज में ऊंची आवाज में कहा, बैठो। ध्रुवांत, आज ओल्ड शेरशाह का जन्मदिन भोज है, क्या आपके द्वारा खरीदा गया दास यहाँ बैठने के योग्य है? अध्याय 23, स्वयं का प्रदर्शन करना। ध्रुवांत ने पलटकर आशीष की ओर देखा, फिर ठंडे स्वर में कहा, अगर वह यहाँ बैठने के योग्य नहीं है तो आप उससे भी कम योग्य हैं। क्या? ध्रुवांत, तुम? आशीष सच में नाराज था, क्रोध उसके दिल में भर गया। उसके पास ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट थी, वह राणा कबीले मनोर का भावी स्वामी था, फिर भी इस ध्रुवांत ने वास्तव में कहा कि वह एक गुलाम की तुलना में कम योग्य है। इस समय प्रताप राणा बोला, बस, हम शाह निवास में हैं, पुराने कुलपति शाह के उत्सव भोज में। क्योंकि उसके दादा ने यह बात कही थी, आशीष केवल ध्रुवांत को प्रतिशोध की दृष्टि से देख सकता था। प्रताप राणा ने फिर ध्रुवांत की ओर रुख किया और कहा, ध्रुवांत, क्या यह व्यक्ति आपका नया खरीदा हुआ गुलाम है? वह यहाँ बैठने के योग्य नहीं है। ध्रुवांत के माथे पर झुर्रियां पड़ गईं। चाहे कुछ भी हो, अंत में उसके दादा अभी भी आशीष के पक्ष में थे। जब से उन दोनों की मार्शल आत्माएं जागृत हुई, तब से प्रताप राणा का रवैया ऐसा ही रहा है। वह निश्चित था कि यदि आयरा लगातार यह मांग नहीं करता कि ध्रुवांत आए, तो उसके दादा प्रताप राणा केवल आशीष को ही अपने साथ लाते। प्रताप राणा ने फिर कहा, अपने दास सेवक से कहो कि हॉल से बाहर निकल जाए और आंगन में इंतजार करे। छोड़ो। ध्रुवांत का गुस्सा बढ़ने लगा। दादाजी का मतलब था कि जोरावर यहाँ खड़े होने के भी योग्य नहीं है। ध्रुवांत, क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हारे दादाजी ने क्या कहा? जल्दी से अपने दास को भाग जाने को कहो। हम ओल्ड शेरशाह के उत्सव भोज में हैं, तुम एक दास को साथ लेकर आए हो, क्या तुम खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हो? शीशनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। भागो। ध्रुवांत का गुस्सा बढ़ता ही गया। उसने उपहास किया, हालांकि मेरा नौकर नया है, लेकिन यह आपके लिए नहीं है कि आप उसे आदेश दें। तुम? शीशनाथ ने ऐसी घटना की उम्मीद नहीं की थी जहां ध्रुवांत वास्तव में उसका खंडन करेगा। क्रोध में उसकी आंखें इतनी उभर आईं कि वे लगभग बाहर निकल आईं। बस ध्रुवांत, भीम ने कहा, अपने दादाजी की आज्ञा का पालन करो, उन्हें वापस यार्ड में जाने दो। हालांकि भीम अपने पिता से सहमत था। प्रताप राणा और शीशनाथ के शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण थे, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि उनके बेटे का ऐसे अवसर पर नौकर लाना उचित नहीं था। ध्रुवांत अचंभित रह गया। गुस्से को दबाते हुए उसने सिर हिलाया और अपने पीछे खड़े जोरावर से कहा, जोरावर, वापस जाओ और मेरा इंतजार करो। जब बातचीत चल रही थी, जोरावर का चेहरा शांत था। हाँ यंग मास्टर, यह कहने के बाद उसने सम्मानपूर्वक सलाम किया, मुड़ा और चला गया। आशीष को यह देखकर गर्व महसूस हो रहा था कि जोरावर को जाने का आदेश दिया गया था। आयरा, जो ध्रुवांत के बगल में बैठी थी, जब उसने आशीष के संतुष्ट चेहरे को देखा तो वह उसे घूरने लगी। अचानक हॉल के बाहर से जोरदार हंसी की आवाज आई। यह ओल्ड शेरशाह था। मेन हॉल में मौजूद सभी लोगों ने बाहर देखा और देखा कि शेरशाह, चक्रेश्वर शाह और उनके अन्य मेहमान विशेषज्ञों की सुरक्षा में मेन हॉल की ओर जा रहे हैं। उन्हें देखकर सभी लोग उठ खड़े हुए। हालांकि जब खुश लोगों का समूह मुख्य हॉल में प्रवेश करने वाला था, तो अचानक एक चिंतित चीख सुनाई दी, बूढ़े कुलपति, यह बुरा है, कुछ बुरा हुआ है। आवाज अचानक आई और हंसी से भरा हॉल शांत हो गया। शेरशाह चौंक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। एक घबराया हुआ आवासीय गार्ड भयभीत होकर भागा। शेरशाह और चक्रेश्वर शाह के पास पहुंचते ही गार्ड जोर से सांस लेने लगा। उसकी उंगली मुख्य प्रवेश द्वार की ओर इशारा कर रही थी और कांपती आवाज में उसने कहा, बूढ़े कुलपति, बाहर 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 बाहर। क्या हुआ? शेरशाह के दिल में एक डूबती हुई भावना घुस गई और उसने लगभग अपना सवाल चिल्लाया। बाहर एक बहुत बड़ा ताबूत रखा है, शाह निवास के गार्ड ने कांपती आवाज में कहा। क्या? एक बहुत बड़ा ताबूत? क्या बात है? मुख्य हॉल के अंदर सभी कुलपति और विशेषज्ञ जो पुराने कुलपति शाह को बधाई देने आए थे, हैरान रह गए और पूरे हॉल में कानाफूसी फैल गई। शेरशाह का दिल धड़क उठा, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने कहा, जाओ। बोलने के बाद शेरशाह और उनके बेटे चक्रेश्वर शाह तेजी से शाह निवास के मुख्य द्वार की ओर चले गए, जबकि शाह निवास के विशेषज्ञ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हम भी जाकर देखेंगे, प्रताप राणा ने कहा और वह भी मुख्य हॉल से बाहर चला गया। उसके पीछे ध्रुवांत और अन्य लोग थे और आयरा ध्रुवांत के पीछे चला गया। अपनी उम्र में, हालांकि वह यह नहीं समझती थी कि उसके दादा के जन्मदिन के जश्न पर मुख्य द्वार के सामने रखा गया एक विशाल ताबूत क्या दर्शाता है, वह घबराई हुई और तनावग्रस्त थी।
ध्रुवांत अपने दादाजी के पीछे मुख्य द्वार तक गया। बाहर देखा तो पाया कि एक विशाल लाल रंग का ताबूत शाह निवास के मुख्य द्वार के ठीक सामने रखा हुआ था। ताबूत का ढक्कन मानव रक्त से लाल हो गया था और रक्त की तीव्र गंध हवा में फैलकर उनकी नाक पर आक्रमण कर रही थी। यह विचित्र दृश्य देखकर सभी का दिल दहल गया। शेरशाह ताबूत के पास गया। वह चिल्लाते हुए बोला, कौन बदमाश शाह निवास में गड़बड़ी की तलाश करने की हिम्मत करता है? यहां से चले जाओ। जब शेरशाह चिल्लाया तो आसपास की हवा लहरों की तरह लुढ़क गई, जिससे हवा में एक बड़ा शेर बन गया। शेर लगातार दहाड़ता रहा। हर कोई आश्चर्यचकित था और उनके चेहरे पर विस्मय स्पष्ट झलक रहा था। ध्रुवांत की आंखें चमक उठीं। उसके पिता ने उसे पहले ही बता दिया था कि शेरशाह जिस युद्ध कौशल का अभ्यास करता था वह मध्यम श्रेणी का रहस्यमय रैंक का युद्ध कौशल था। आकाश शेर की दहाड़। कुछ ही क्षणों बाद आकाश में शेर गायब हो गया और वहां शांति छा गई। अरे अरे, हवा में एक ठहाका गूंजा। हर तरफ से हर कोई भ्रमित हो गया कि आवाज का स्रोत क्या है। बूढ़े आदमी ली, आज तुम्हारा 80वां जन्मदिन है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए यह बड़ा उपहार तैयार किया है। तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम नाराज क्यों हो? एक बुरा स्वभाव आमतौर पर छोटे जीवन की ओर ले जाता है। शेरशाह ऊपर उड़ गया। एक जोरदार चीख के साथ उसकी हथेली ने कई हथेली के निशान छोड़े, जो घूमकर एक विशाल हवा के तूफान का रूप ले लिया, जो बादलों के धुंधले दिखाई देने के कारण ऊपर की ओर घूमने लगा। विंड क्लाउड पाम। हथेली के निशानों से पैदा हुआ विशाल तूफान सामने की एक सरकारी इमारत पर गिरा और अचानक एक नरम हरे रंग की मुट्ठी का निशान हवा में घुस गया और शेरशाह के हथेली के निशान से टकराया। जब दोनों ऊर्जाएं टकराईं तो एक जोरदार बहरा करने वाला धमाका हुआ। दो नरम हरे रंग की छायाएं सरकारी इमारत के ऊपर हवा में दिखाई दी। जब वे हवा में खड़ी थीं, ध्रुवांत और बाकी सभी ने दो आकृतियों को देखा। उनके शरीर वास्तव में सांप की तरह शल्कों से ढके हुए थे। उनकी आंखें काली थीं, उनके चेहरे हरी धारियों से ढके हुए थे और उनकी पीठ पर सांप जैसी लंबी पूंछ लगी हुई थी। आत्मा परिवर्तन। ध्रुवांत की आंखें सिकुड़ गईं। जब योद्धा 7वें क्रम पर पहुंचते हैं तो उनकी मार्शल आत्माओं ने एक दूसरे विकास का अनुभव किया, जिसने योद्धा के शरीर को उनकी मार्शल आत्माओं के साथ एकीकृत करने की अनुमति दी। इस क्षमता को आत्मा परिवर्तन कहा जाता था। परिवर्तन के बाद योद्धा के पास अपनी मार्शल आत्मा की जन्मजात क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की मार्शल आत्मा एक जहरीला सांप है तो आत्मा परिवर्तन के बाद योद्धा के शरीर में युद्ध क्यूई में एक निश्चित मात्रा में जहर होगा। स्पष्टतः इन दोनों की युद्ध आत्माएं किसी प्रकार के सांप थे और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः वे विषैले सांप थे। अरे अरे ओल्ड मैन शेरशाह, आपका विंड क्लाउड पाम तो बस इतना ही है। हम अभी तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन 3 साल के भीतर हम निश्चित रूप से तुम्हारे कुत्ते की जान ले लेंगे। ताबूत खोलो और अपने जन्मदिन पर तुम्हें दिया गया हमारा तोहफा देखो। दोनों मुस्कुराए और उनके शरीर एक हल्के हरे रंग की चमक में ढक गए, फिर सबके सामने एक झटके में गायब हो गए। शेरशाह को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष सामने आते ही भाग जाएगा, इसलिए जब तक उसे होश आया और उसने उनका पीछा करना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिताजी। कुछ देर बाद चक्रेश्वर शाह शेरशाह के पास गया। फिर उसने सीलबंद ताबूत को देखा और पूछा, क्या हमें इसे खोलना चाहिए? शेरशाह ने पलटकर गहरी सांस ली और कहा, इसे खोलो। अध्याय 24 प्रियजनों की सुरक्षा। शेरशाह के बोलने के बाद चक्रेश्वर शाह बहुत घबराया हुआ था और खून से लथपथ ताबूत की ओर बढ़ा। उसकी हथेली ताबूत के ढक्कन से टकराई और वह उड़ गया, जिससे 16-17 साल के एक लड़के की लाश बाहर आ गई। लड़के की त्वचा का रंग हल्का हरा हो गया था, इतना गहरा कि वह लगभग काला लग रहा था। जब चक्रेश्वर शाह ने युवक के चेहरे को साफ देखा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। अर्जुन, मेरा अर्जुन। चक्रेश्वर शाह ने लड़के के शरीर को ताबूत से बाहर निकाला और उसे कसकर गले लगा लिया। मेरे अर्जुन, तुम मर नहीं सकते अर्जुन। चक्रेश्वर शाह की विलापपूर्ण चीखें हृदय विदारक थीं। और जब शेरशाह ने उस युवा लड़के का चेहरा देखा तो उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। वह वहीं खड़ा होकर रोने लगा। अब उसे भीड़ के सामने अपनी प्रतिष्ठा या गरिमा की कोई परवाह नहीं थी। भाई भाई, इस समय ध्रुवांत के बगल में खड़ी आयरा उस युवा लड़के के पास पहुंचने के लिए बाहर निकली और दयनीय रूप से रोते हुए अपने दोनों हाथों से युवा लड़के के कंधे को हिलाया। भाई, तुम्हें क्या हुआ है? भाई, कृपया जाग जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। भाई, कृपया जाग जाओ। जागो। आयरा की सिसकियां घुट कर रह गईं, बाहर नहीं आ पा रही थीं। इस समय शाह निवास के रक्षक, नौकरानियां और विशेषज्ञ सभी घुटने टेक दिए और पूरे क्षेत्र में चीख पुकार मच गई। मरने वाला छोटा लड़का आयरा का भाई अर्जुन शाह और चक्रेश्वर शाह का इकलौता बेटा था। अर्जुन शाह बहुत प्रतिभाशाली था और आयरा की तरह ही उसके पास 9वीं श्रेणी की मार्शल आत्माएं थीं। 3 साल पहले उसे कौशल राज्य साम्राज्य के सबसे प्रमुख संप्रदायों में से एक डिस्ट्रिक्ट क्लाउड सेट ने देखा और उसे एक आंतरिक दरबारी शिष्य के रूप में ले लिया। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उसे मार दिया जाएगा और शेरशाह के जन्मदिन के उपहार के रूप में शाह निवास में वापस भेज दिया जाएगा। सभी अन्य परिवारों के पुरोहितों और विशेषज्ञों ने जो वहां उपस्थित थे, सिर हिलाकर कहा। वे वृद्ध पुरोहित ली को उनके 80वें जन्मदिन पर बधाई देने आए थे, लेकिन इसके बजाय उनके सामने यह दृश्य सामने आया। अर्जुन शाह, यह दादाजी की गलती है। दादाजी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। शेरशाह घुटनों के बल बैठ गया। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने अपने पोते के चेहरे को छुआ था। उसके आंसू उसके पोते के शरीर पर गिर रहे थे, लेकिन उसका पोता अब हिल नहीं सकता था और अब उसकी आवाज नहीं सुन सकता था।
निश्चिंत रहो, दादाजी तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। बिल्कुल, शेरशाह की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखा। दूर से ध्रुवांत की आंखें लाल थीं क्योंकि वह अपने सामने का दृश्य देख रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। काफी समय बीत जाने के बाद शेरशाह अपने पोते के शव को शाह निवास में ले गया और सभी लोग उसके पीछे चले गए। शाह निवास के अंदर लाल कपड़ों के साथ उत्सव और रंगीन सजावट अब आंखों के लिए अपमानजनक थी। जन्मदिन का भोज नहीं हुआ और कुछ ही देर बाद बधाई देने आए पुरोहित और विशेषज्ञ चले गए। शुरू में उत्सवी और जीवंत शाह निवास उदास और घातक मौन हो गया। अंत में केवल ध्रुवांत का 5 सदस्यीय समूह ही शाह निवास में बचा था। भाई प्रताप, मुझे आपके दुख के लिए खेद है। प्रताप राणा शेरशाह के पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, अगर कुछ है तो आपको बस एक संदेश भेजना है। हमारा राणा कबीले का मनोर सबसे पहले मदद करेगा। यहाँ तक कि प्रताप राणा ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ घटित होगा। परिस्थितियों को देखते हुए अब उनके लिए शाह निवास पर और अधिक समय तक रहना उचित नहीं था। भाई धन्यवाद, शेरशाह ने दुहकी स्वर में कहा। प्रताप राणा ने सिर हिलाया क्योंकि और कुछ नहीं कहा जा सकता था। वह मुड़ा और ध्रुवांत और बाकी लोगों के साथ जाने वाला था, लेकिन आयरा अचानक ध्रुवांत के पास दौड़ा और रोते हुए बोला, ध्रुवांत मत जाओ, ठीक है। सभी उपस्थित लोग ध्रुवांत की ओर देखने लगे। ध्रुवांत के होश उड़ गए। वह एक पल के लिए झिझका और फिर उसने आयरा के कंधे को धीरे से थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, मैं अक्सर तुमसे मिलने आऊंगा। जो भी जिम्मेदार होगा मैं उसे मार डालूंगा और तुम्हारे भाई का बदला लूंगा। ध्रुवांत की बातें सुनकर सभी ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। उन्होंने उसकी बातों को ऐसे लिया जैसे कोई भोले भाले बच्चे कहते हैं, और उनमें से किसी ने भी ध्रुवांत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि शेरशाह को भी दूसरे पक्ष को मारने का भरोसा नहीं था। 8 साल के बच्चे की तो बात ही छोड़िए। तो फिर तुम्हें निश्चित रूप से मुझसे मिलना चाहिए, आयरा ने कहा और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। ध्रुवांत केवल सिर हिला सका। शेरशाह उठे और व्यक्तिगत रूप से ध्रुवांत के समूह को शाह निवास से बाहर निकलते देखा और तभी वापस अंदर गए जब 5 छायाएं गायब हो गईं। शाम तक ध्रुवांत का 5 सदस्यीय समूह राणा कबीले मनोर में पहुंच गया। ध्रुवांत ने उस रात अभ्यास नहीं किया। वह पीछे के पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर शाम के आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था। ध्रुवांत से 2 मीटर पीछे जोरावर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था। अचानक ध्रुवांत ने पूछा, जोरावर, जब लोग मर जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि वे रात के आकाश में एक सितारा बन जाएंगे? जोरावर दंग रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुवांत ऐसा सवाल पूछेगा। रात के आसमान में तारे? मेरे पिछले गृहनगर में किसी ने एक बार कहा था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह अपने परिजनों की रक्षा के लिए रात के आकाश में एक सितारा बन जाता है। ध्रुवांत ने धीरे से समझाया, रात के आसमान में एक सितारा बन जाना। अपने परिजनों की रक्षा के लिए? जोरावर ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया। इस दुनिया में केवल शक्ति और ताकत वाले लोग ही अपने परिजनों की रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। शक्ति और ताकत? ध्रुवांत ने दोहराया। हाँ, शक्ति और ताकत, जोरावर ने सिर हिलाया। यह सही है, शक्ति और ताकत। ध्रुवांत ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। रात के आसमान के नीचे उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। केवल शक्तिशाली लोगों में ही परिजनों की रक्षा करने और उन्हें बचाने की शक्ति होती है। उसे मजबूत बनना होगा। उसे जल्दी से मजबूत बनना होगा। केवल इसी तरह से वह अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकता था। ध्रुवांत से एक अदृश्य आभा निकली जिसने जोरावर को डरा दिया। चलो वापस चलते हैं, ध्रुवांत ने कुछ देर बाद हल्के से कहा और अपने शरीर से निकलती आभा को वापस खींच लिया। वह मुड़ा और राणा कबीले के मनोर की ओर नीचे चला गया और जोरावर उसके पीछे पीछे चला गया। राणा कबीले के मनोर में वापस आकर ध्रुवांत ने ठंडा जेड बिस्तर निकाला, बैठ गया और असुर रणनीति का अभ्यास करना शुरू कर दिया, क्योंकि पाताल लोक से आध्यात्मिक आभा एक अंधीन झरने की तरह नीचे गिर रही थी। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते 10 महीने बीत गए। भीम ने देखा कि शाह निवास से वापस आने के बाद से उनके बेटे ने प्रशिक्षण में अपना प्रयास बढ़ा दिया है। हर दिन उनका बेटा अभ्यास करने के लिए छोटे से आंगन के अंदर रहता था, शायद ही कभी बाहर निकलता था। अपने बेटे के पागलपन भरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखकर उसके माता पिता का दिल दुखता था, इसलिए उन्होंने छोटे से आंगन में जाकर ध्रुवांत से मिलने का फैसला किया। पिछले 10 महीनों में ध्रुवांत की युद्ध क्यूई बहुत तेजी से बढ़ी। शाह निवास से वापस आने के आधे महीने बाद वह चौथे क्रम के शिखर से चौथे क्रम के मध्य तक पहुंच गया और 2 महीने बाद चौथे क्रम के अंत तक पहुंच गया। 10 महीने के बाद ध्रुवांत न केवल 5वें क्रम तक पहुंच गया, बल्कि वह वास्तव में 5वें क्रम के अंत में शिखर तक पहुंच गया। जहां तक कायांतरण सूत्र शास्त्र का प्रश्न है, वह 5वें चरण तक पहुंच गया था। 9 बैलों को एक की तरह खींचने की शक्ति। उस सुबह मौसम सुहाना था। पीछे के पहाड़ पर ध्रुवांत ने अपनी तलवारें घुमाई और प्रकाश की 100 किरणें प्रकट हुई, जिससे 2-5 मीटर ऊंचे चक्रवात बन गए जो बिना रुके चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही टेम्पेस्ट ऑफ हेल घूमा, उसके रास्ते में आने वाले हर पेड़ और झाड़ी को 100 टुकड़ों में काट दिया गया। तभी अचानक दोनों चक्रवात बाईं ओर मुड़ गए और फिर दाईं ओर मुड़ गए। 10 महीनों में न केवल नरक के तूफान की शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी, बल्कि ध्रुवांत पहले से ही अपनी इच्छा के अनुसार दिशा को नियंत्रित कर सकता था। अब उसका नरक का तूफान 12 से 13 सांसों तक चल सकता था। टेम्पेस्ट ऑफ हेल ने बहुत बड़ी पूर्णता प्राप्त कर ली है और अब इसमें केवल शक्ति की कमी है, ध्रुवांत ने आसपास का निरीक्षण करते हुए खुद से कहा। उसने पहले ही टेम्पेस्ट ऑफ हेल के मूड को समझ लिया है और उसकी शक्ति उसकी युद्ध क्यूई के साथ साथ बढ़ती रहेगी।
उस कागज पर लिखा था कि यदि कोई इस चाल का प्रयोग करेगा तो 10,000 ली के दायरे में सब कुछ नष्ट हो जाएगा और घास का एक तिनका भी जीवित नहीं बचेगा। अगली कबीले सभा के लिए केवल 20 दिन और बचे हैं, ध्रुवांत ने मन ही मन सोचा, जब उसे असुर के ब्लेड याद आए और वे वापस उसकी बाहों में उड़ गए। अध्याय 25 वार्षिक कुल सभा फिर से यहाँ है। पीछे के पहाड़ में कुछ समय तक नरक के तूफान का अभ्यास करने के बाद ध्रुवांत ने फिर दानव तलवार का अभ्यास जारी रखा। यद्यपि निष्पादित दानव तलवार असुर तलवार की तुलना में कमजोर थी, फिर भी वह इसका इस्तेमाल नियमित प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ कर सकता था। जैसे ही उसने ब्लेड को घुमाया, दानव तलवार को प्रदर्शित करते हुए ब्लेड की छायाएं लहरों की तरह एक के बाद एक बाहर निकली, जो तेजी से तेज और आक्रामक होती गईं, जैसे कि वे हर बुरे दानव को मार सकते हैं और भूतों को खत्म कर सकते हैं। जब तक उन्होंने दानव तलवार चलाने का प्रशिक्षण पूरा किया, तब तक चमकदार सूरज आसमान में काफी ऊपर पहुंच चुका था और त्वचा पर उसकी गर्मी महसूस की जा सकती थी। ध्रुवांत रुक गया और राणा कबीले मनोर में वापस आ गया। जब वह छोटे से आंगन में पहुंचा तो जोरावर वहां खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज जोरावर ने ध्रुवांत को वापस आते देखा और जल्दी से सलाम किया। वह जानता था कि ध्रुवांत ने पीछे के पहाड़ पर प्रशिक्षण लिया था और इस समय के आसपास वापस आ जाएगा, इसलिए वह यहाँ आंगन में इंतजार कर रहा था। ध्रुवांत ने आंगन में चलते हुए सिर हिलाया और पूछा, तुम्हारा लोहान तलवार अभ्यास कैसा चल रहा है? 5 महीने पहले जोरावर की टूटी हुई नसें ठीक हो गई थीं और ध्रुवांत ने उसे लोहान तलवार कौशल सिखाया था। सार्वभौम को उत्तर देते हुए, आपके अधीनस्थ ने 10वीं चाल तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। जोरावर ने हार्दिक कृतज्ञता के साथ सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। सार्वभौम ने न केवल उसकी टूटी हुई नसों को ठीक किया, बल्कि उसे एक उच्च श्रेणी का युद्ध कौशल लोहान तलवार भी सिखाया। इन 4 महीनों में उसकी टूटी हुई नसों को फिर से जोड़ने के बाद उसकी साधना और भी आगे बढ़ गई। 10वीं चाल, ध्रुवांत ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। आधे साल से भी कम समय में यह जोरावर 10वीं चाल तक पहुंच गया था। जब ध्रुवांत छोटे से आंगन में दाखिल हुआ तो कहीं से कोई छोटी सी चीज उस पर झपट पड़ी और उसके कंधे पर आकर बैठ गई। उसने खुद को नहीं बचाया, क्योंकि वह बैंगनी आत्मा भक्षक बंदर था। 1 साल बीत चुका था, लेकिन छोटे बैंगनी बंदर में कोई बदलाव नहीं आया था। हालांकि छोटे बंदर में कोई शारीरिक बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उसकी साधना की गति ध्रुवांत की तुलना में और भी भयानक थी। इस तथ्य के बावजूद कि वह 5वें क्रम का एक शिखर था, असुर तलवार कौशल के उपयोग के बिना वह छोटे बैंगनी बंदर को घायल नहीं कर सकता था। छोटे आदमी, क्या तुम पिछले कुछ दिनों में शिकार करने गए थे? ध्रुवांत ने अपने कंधे पर छोटे बैंगनी बंदर को देखकर हंसा। छोटे बंदर की साधना में तेजी से वृद्धि दुष्ट जानवरों को मारने से निगले गए जानवरों के कोर के कारण थी। इसकी गति ने ध्रुवांत को भी, जिसके पास शानदार प्रतिभा जुड़वा मार्शल आत्माएं थीं, जानवरों के कोर का उपभोग करके साधना बढ़ाने की इसकी क्षमता से ईर्ष्या महसूस कराई। ध्रुवांत का प्रश्न सुनकर छोटे बैंगनी बंदर ने अपने दोनों छोटे हाथों से इशारा किया और फिर वह ध्रुवांत की ओर गर्व से चिल्लाया और पिछले कुछ दिनों में दुष्ट जानवरों के शिकार से अर्जित अपनी उपज को दिखाया। छोटे बंदर की प्यारी हरकतों को देखकर ध्रुवांत मुस्कुराया। ठीक है छोटे दोस्त, मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, ठीक है। छोटे बैंगनी बंदर ने अपना सिर हिलाया, जिसका मतलब था बेशक। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया और उसने छोटे बैंगनी बंदर को अपने आप खेलने के लिए कहा, जबकि वह जोरावर के साथ एग्जीक्यूट डेमन स्वॉर्ड का उपयोग करके मुकाबला कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जोरावर ने अपनी ताकत को 5वें क्रम के आखिर में चरम पर दबा दिया था। पिछले 2 महीनों में ध्रुवांत का लड़ाई का अनुभव बहुत बढ़ गया था, क्योंकि वह लगातार जोरावर के साथ मुकाबला कर रहा था, जो 10वें क्रम का योद्धा था। लेकिन वह छोटा बैंगनी बंदर जिसे ध्रुवांत ने भगा दिया था, अचानक वापस भागा, जोरावर की ओर छलांग लगाई और उस पर हमला कर दिया। इस प्रकार दृश्य 2 लोगों के बीच की लड़ाई से बदलकर 2 लोगों और एक बंदर के बीच की लड़ाई में बदल गया। ध्रुवांत ने छोटे बैंगनी बंदर पर हमला किया, छोटे बैंगनी बंदर ने जोरावर पर हमला किया और बदले में जोरावर ने ध्रुवांत पर हमला किया। कभी कभी ध्रुवांत और छोटे बैंगनी बंदर एक साथ जोरावर पर हमला करते थे। पूरा छोटा सा प्रांगण तलवारों और बंदरों के पंजों की चमक से भर गया। छोटे बैंगनी बंदर के पंजे बेहद तीखे थे, जो पवित्र श्रेणी के हथियार के बराबर थे। जोरावर को 2 विरोधियों के खिलाफ अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ा, खास तौर पर 5वें क्रम के आखिर में अपनी साधना के चरम पर होने के कारण, और लापरवाही के एक पल में उसे बंदर के पंजों से खरोंच लग गई। दर्द के बावजूद वह केवल मुस्कुरा सकता था। जोरावर और छोटे बैंगनी बंदर की उपस्थिति के साथ ध्रुवांत के प्रशिक्षण के दिन नीरस और उबाऊ नहीं थे। बहुत जल्दी ही 20 दिन बीत गए। अब साल का अंत हो गया था। पिछले साल की तरह ही राणा कबीले के घर के अंदर उत्सव के सामान और रंग बिरंगी लालटेनों से सजावट की गई थी। हर जगह पहरेदार, नौकरानियां और नौकर चाकर उत्सव के उल्लास में व्यस्त थे। कल वार्षिक कुल सभा है। ध्रुवांत छोटे से आंगन के बीच में खड़ा होकर शुद्ध सफेद बर्फ को नीचे गिरते हुए देख रहा था। उसका हाथ बर्फ के टुकड़े को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही बर्फ का टुकड़ा उसकी हथेली पर गिरा, उसे ठंड का एहसास हुआ। ध्रुवांत को याद आया कि पिछली बार बर्फबारी हुए 3 साल हो चुके थे। उसे धूप बहुत पसंद थी और उसे यह भी अच्छा लगता था जब बर्फ गिरती थी और दुनिया को सफेद चादर से ढक देती थी, मानो दुनिया की कुरूपता को ढक रही हो। जोरावर ध्रुवांत से 2 मीटर की दूरी पर चुपचाप खड़ा होकर उसकी रखवाली कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि आयरा अब क्या कर रहा है, ध्रुवांत ने अपने दिल में सोचा। शाह निवास से लौटने के बाद से ध्रुवांत और भीम 2 बार शाह निवास पर गए। उस भोज की घटना के बाद से आयरा मौन हो गई और ध्रुवांत की तरह ही अभ्यास में डूब गई।
बर्फ गिरती रही और कुछ ही क्षणों बाद ध्रुवांत पूरी तरह बर्फ से ढक गया। एक छोटे से झटके के साथ जमा हुई बर्फ जमीन पर गिर गई और वह मुड़ा और छोटे से आंगन को छोड़ दिया और जोरावर के साथ पूर्वी आंगन की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पूर्वी प्रांगण में दाखिल हुआ, उसने अपनी मां गायत्री को रोते हुए सुना। वह तेजी से चलकर हॉल में गया। उसने देखा कि गायत्री अपनी बहन श्रुति और अपने भाई चेतन को गले लगा रही थी। उसकी आंखें रोने से लाल हो गई थीं। और उसके पिता एक तरफ बैठे थे। उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी बहन के चेहरे पर दो स्पष्ट जलते हुए लाल हथेली के निशान थे और उसके छोटे भाई के होंठ का कोना फटा हुआ था। खून बह रहा था और उसकी दोनों आंखें सूजी हुई और काली थीं। जाहिर है उसे पीटा गया था। तुम दोनों को किसने मारा? ध्रुवांत का गुस्सा बढ़ गया जब उसने अपनी छोटी बहन और भाई की ओर देखा। उस आशीष के अलावा और कौन? गायत्री चिल्लाई। आशीष। ध्रुवांत की आंखों में बर्फीली ठंडक दौड़ गई। निश्चित रूप से आशीष के अलावा राणा कबीले के मनोर में दूसरे मनोर के स्वामी के बच्चों को हराने की हिम्मत कौन कर सकता है? आज चेतन और मैं पश्चिमी यार्ड में खेलने गए थे। वापस आते समय हम आशीष और दीपू के समूह से टकरा गए। उन्होंने कहा कि हमने उसका रास्ता रोका और हमें मारा, श्रुति ने रोते हुए कहा। गायत्री ने आगे कहा, श्रुति और चेतन को मारने के बाद उसने उनके कपड़े भी उतार दिए। क्या? ध्रुवांत ने अपनी आवाज ऊंची की क्योंकि उसके दिल में हत्या की मंशा पैदा हो गई थी। ऐसे ठंडे मौसम में जब बर्फ गिर रही थी और उन दोनों के पास युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, अगर उसकी बहन और भाई दोनों के कपड़े उतार दिए जाते तो वे ठंड से मर सकते थे। बड़े भाई आशीष चाहते थे कि मैं आपको एक संदेश दूं। उन्होंने कहा कि कल कबीले की सभा में वह आपको अच्छा दिखने देंगे। श्रुति ने यह संदेश ध्रुवांत को दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं अच्छा दिखूं? ध्रुवांत ने अपने दिल में हत्या के इरादे को दबा लिया। चूंकि कल सभा है तो वह आशीष को एक और दिन का आनंद लेने देगा। एक रात बीत गई। बर्फ गिरना बंद हो गया था। सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में आसमान चमक उठा। ध्रुवांत ने अपना प्रशिक्षण रोक दिया और जोरावर के साथ छोटे से प्रांगण को छोड़कर पूर्वी प्रांगण की ओर चल पड़ा। जब वे मुख्य फोयर में पहुंचे तो ज्यादातर एल्डर, प्रबंधक और शिष्य पहले ही आ चुके थे। ध्रुवांत की नजर मुख्य हॉल पर पड़ी और उन्होंने देखा कि पिता और पुत्र शीशनाथ और आशीष दोनों पहले से ही वहां मौजूद थे। शाह निवास से लौटने के बाद से ध्रुवांत और भीम 2 बार शाह निवास पर गए। उस भोज की घटना के बाद से आयरा मौन हो गई और ध्रुवांत की तरह ही अभ्यास में डूब गई। बर्फ गिरती रही और कुछ ही क्षणों बाद ध्रुवांत पूरी तरह बर्फ से ढक गया। एक छोटे से झटके के साथ जमा हुई बर्फ जमीन पर गिर गई और वह मुड़ा और छोटे से आंगन को छोड़ दिया और जोरावर के साथ पूर्वी आंगन की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पूर्वी प्रांगण में दाखिल हुआ, उसने अपनी मां गायत्री को रोते हुए सुना। वह तेजी से चलकर हॉल में गया। उसने देखा कि गायत्री अपनी बहन श्रुति और अपने भाई चेतन को गले लगा रही थी। उसकी आंखें रोने से लाल हो गई थीं। और उसके पिता एक तरफ बैठे थे। उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी बहन के चेहरे पर 2 स्पष्ट जलते हुए लाल हथेली के निशान थे और उसके छोटे भाई के होंठ का कोना फटा हुआ था। खून बह रहा था और उसकी दोनों आंखें सूजी हुई और काली थीं। जाहिर है उसे पीटा गया था। तुम दोनों को किसने मारा? ध्रुवांत का गुस्सा बढ़ गया जब उसने अपनी छोटी बहन और भाई की ओर देखा। उस आशीष के अलावा और कौन? गायत्री चिल्लाई। आशीष। ध्रुवांत की आंखों में बर्फीली ठंडक दौड़ गई। निश्चित रूप से आशीष के अलावा राणा कबीले के मनोर में दूसरे मनोर के स्वामी के बच्चों को हराने की हिम्मत कौन कर सकता है? आज चेतन और मैं पश्चिमी यार्ड में खेलने गए थे। वापस आते समय हम आशीष और दीपू के समूह से टकरा गए। उन्होंने कहा कि हमने उसका रास्ता रोका और हमें मारा, श्रुति ने रोते हुए कहा। गायत्री ने आगे कहा, श्रुति और चेतन को मारने के बाद उसने उनके कपड़े भी उतार दिए। क्या? ध्रुवांत ने अपनी आवाज ऊंची की क्योंकि उसके दिल में हत्या की मंशा पैदा हो गई थी। ऐसे ठंडे मौसम में जब बर्फ गिर रही थी और उन दोनों के पास युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, अगर उसकी बहन और भाई दोनों के कपड़े उतार दिए जाते तो वे ठंड से मर सकते थे। बड़े भाई आशीष चाहते थे कि मैं आपको एक संदेश दूं। उन्होंने कहा कि कल कबीले की सभा में वह आपको अच्छा दिखने देंगे। श्रुति ने यह संदेश ध्रुवांत को दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं अच्छा दिखूं? ध्रुवांत ने अपने दिल में हत्या के इरादे को दबा लिया। चूंकि कल सभा है तो वह आशीष को एक और दिन का आनंद लेने देगा। एक रात बीत गई। बर्फ गिरना बंद हो गया था। सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में आसमान चमक उठा। ध्रुवांत ने अपना प्रशिक्षण रोक दिया और जोरावर के साथ छोटे से प्रांगण को छोड़कर पूर्वी प्रांगण की ओर चल पड़ा। जब वे मुख्य फोयर में पहुंचे तो ज्यादातर एल्डर, प्रबंधक और शिष्य पहले ही आ चुके थे। ध्रुवांत की नजर मुख्य हॉल पर पड़ी और उन्होंने देखा कि पिता और पुत्र शीशनाथ और आशीष दोनों पहले से ही वहां मौजूद थे। भीड़ की उम्मीद के अनुरूप शिष्यों का पहला जत्था समाप्त हो गया। एक बार फिर मुख्य फोयर में एक पल के लिए अजीब तरह से शांति छा गई। लगभग एक ही समय में सभी ने आशीष और ध्रुवांत की ओर देखा। पिछले वर्ष से भिन्न बात यह थी कि इस बार ध्रुवांत पहले खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलकर मध्य में स्थित मार्शल स्टेज तक गया। यह देखकर कि ध्रुवांत पहले मंच पर गया था, भीड़ को थोड़ा अजीब लगा। मार्शल स्टेज पर खड़े होकर ध्रुवांत ने आशीष को देखा, ठंडी आवाज में कहा, क्या ऊपर आने से डर रहे हो? आशीष गुस्से में उछल पड़ा। एक व्यंग्यात्मक हाहा हंसी के साथ वह मार्शल स्टेज पर कूद गया। ध्रुवांत के सामने खड़े होकर उसने कहा, मैं ऊपर आने से डरता हूं? यह स्वर्ग के नीचे सबसे मजेदार मजाक है।
पिछली बार आपने मुझ पर घात लगाकर हमला किया था और आधे चाल से जीतने के लिए भाग्यशाली थे। क्या आपको लगता है कि आप इस साल फिर से भाग्यशाली होंगे? उनके शब्द गूंजते ही पूरा हॉल शांत हो गया। भीड़ में अजीब अजीब भाव फैल गए। घात? क्या आप इतने भाग्यशाली हैं कि आधी चाल से जीत गए? ध्रुवांत को उम्मीद नहीं थी कि आशीष की त्वचा इस हद तक मोटी है। आशीष ने उन पर डाली गई अजीब निगाहों को नजरअंदाज करते हुए अपना सिर प्रताप राणा की ओर घुमाया और कहा, दादाजी, सभा के नियमों के अनुसार स्पैरिंग इवेंट के दौरान किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, सही है? जब उसने यह कहना समाप्त किया तो उसने भीम की ओर देखा। उसका आशय उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसे डर था कि अगर ध्रुवांत को आधा मार दिया गया तो भीम खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा और हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। हाँ, चाहे कोई भी हो, किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, प्रताप राणा ने सिर हिलाया और निर्णायक स्वर में कहा, जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने यह सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि यह ओल्ड मैनर लॉर्ड की भीम को चेतावनी है। भीम और गायत्री को कैसे नहीं पता था कि प्रताप राणा के शब्दों का क्या मतलब था। भले ही वे क्रोधित थे, लेकिन वे सबसे ज्यादा अपने बेटे के बारे में चिंतित थे। दादाजी का आश्वासन पाकर आशीष शांत हो गया। उसकी आंखों में खून की प्यासी रोशनी चमक उठी और उसने पलटकर ध्रुवांत को देखा। पिछले 1 साल से वह जो गुस्सा और नफरत दबा रहा था वह पूरी तरह से फूट पड़ा। ध्रुवांत, आज मैं तुम्हें ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट और ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट के बीच का अंतर दिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी भयानक ताकत कहां तक पहुंच गई है, आशीष ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उसकी युद्ध क्यू फ्लैश बाढ़ की तरह फूट पड़ी जो वहां मौजूद सभी लोगों के सामने उसकी ताकत का प्रदर्शन कर रही थी। और उसी समय उसकी मार्शल आत्मा, 3 आंखों वाला काला बाघ, उसके पीछे प्रकट हुआ। पिछले साल की तुलना में यह 2/3 बड़ा हो गया था। इसके शरीर पर काली किरणें चमक रही थीं। इतनी मजबूत युद्ध क्यूई? यह थर्ड ऑर्डर है, नहीं, थर्ड ऑर्डर के मध्य का शिखर। भगवान, यह वास्तव में थर्ड ऑर्डर के मध्य का शिखर है। युवा लॉर्ड आशीष की प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देती है। 1 साल के भीतर वह दूसरे क्रम से तीसरे क्रम के मध्य शिखर तक पहुंच गया। मुख्य फोयर के अंदर मौजूद हर बुजुर्ग और हाउसकीपर हैरान रह गए, कुछ तो अपनी सीटों से उछल पड़े। मुख्य मंच पर जब प्रताप राणा ने बड़ों और घर के नौकरों के हैरान चेहरों को देखा, जब आशीष ने अपनी ताकत दिखाई तो उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया, जो हंसी में बदल गया क्योंकि वह जोर से हंसने का विरोध नहीं कर सका। मंच के नीचे शीशनाथ के चेहरे पर पहले से ही एक बड़ी मुस्कान खिल चुकी थी और उन्होंने अपने बेटे की ओर देखते हुए संतोष में अपना सिर हिलाया। अपनी ताकत का खुलासा करने के बाद आशीष ने ध्रुवांत को मुस्कुराहट के साथ देखा और ठंडे स्वर में कहा, ध्रुवांत, अब जब तुमने मेरी ताकत की सीमा देख ली है तो क्या तुम्हें बहुत डर लग रहा है? चिंता मत करो, डरना सामान्य है और यहाँ कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। अंत में तुम हमारी प्रतिभाओं के बीच के अंतर को समझते हो। हमारे बीच का अंतर कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम्हारे 3 यांग फलों के कुत्ते के मल भाग्य से पूरा किया जा सके। डर? ध्रुवांत ने आशीष को देखा जो खुद को पूर्ण महसूस कर रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? आगे बढ़ो, इस बार मैं न केवल तुम्हें तब तक पीटना चाहता हूं जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहचान न सकें, बल्कि मैं तब तक मारूंगा जब तक दादाजी भी तुम्हें पहचान न सकें। बुजुर्गों और घर के रखवालों के समूह ने यह सुना और सभी ने अपना सिर हिलाया। किसी को भी विश्वास नहीं था कि यंग लॉर्ड ध्रुवांत तीसरे क्रम के युवा मास्टर आशीष के खिलाफ विजयी होगा। और मंच पर बैठे हुए प्रताप राणा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। यह पोता ध्रुवांत बहुत ही अहंकारी था। सच में आशीष हंसा। उसकी आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी और उसका सिलहूट चमक उठा और पलक झपकते ही वह ध्रुवांत के सामने आ गया। उसने अपनी मुट्ठियां पूरी ताकत से घुमाई। ध्रुवांत, आशीष की मुट्ठी ध्रुवांत को मारने वाली थी। यह देखकर भीम और गायत्री के चेहरे चिंता से भर गए और वे अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। इस समय ध्रुवांत के अहंकारी वाक्य से क्रोधित हुआ प्रताप राणा ने अपनी आभा छोड़ी, अपने बेटे भीम पर नजर डाली। उसकी आंखें बर्फीली थीं और वह चिल्लाया, जो कोई भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है उसके साथ कबीले के नियमों के अनुसार निपटा जाएगा। हालांकि इस समय प्रताप राणा ने अचानक देखा कि मुख्य फोयर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर बुजुर्ग, गृहस्वामी और शिष्य मार्शल स्टेज को देखकर अपने मुंह खोले हुए दंग रह गए थे। संदेह महसूस करते हुए प्रताप राणा ने सभी की तरह मंच की ओर रुख किया। मंच पर किसी को नहीं पता था कि आशीष की मुट्ठियां जो ध्रुवांत को मारने वाली थीं कब बंद हो गईं और बीच हवा में रुक गईं। प्रताप राणा और बाकी सभी लोग ध्यान से देख रहे थे। ध्रुवांत ने आशीष को ठंडे भाव से देखा और कहा, मैं भी तुम्हें अपनी ताकत का कुछ हिस्सा दिखाऊंगा। अध्याय 27। यह सचमुच उचित है। उसकी ताकत का एक हिस्सा। जबकि हर कोई अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि ध्रुवांत का क्या मतलब था, अचानक आशीष की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली युद्ध क्यों ध्रुवांत के शरीर से बाहर निकलकर सीधे हवा में उछला। यह इतना शक्तिशाली था कि यह कम से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली था, या शायद उससे भी अधिक। हर कोई अवाक रह गया और कांप उठा, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बुजुर्ग और घर के नौकर अपनी सीटों से उछल पड़े, मानो उनके चूतर जल रहे हों। चौथे क्रम। वह वास्तव में चौथे क्रम का योद्धा है। भगवान, चौथे क्रम का योद्धा। क्या यह भ्रम है? नहीं, यह नहीं है। यह कोई भ्रम नहीं है। तुम्हारी माँ, तुम मुझे क्यों काट रही हो? एक शिष्य ने तीखी आवाज में चिल्लाया, क्योंकि उसके बगल वाले व्यक्ति ने उसे काट लिया था। पूरा हॉल आश्चर्य से अवाक हो गया और कुछ लोग तो उत्साह से कांपने लगे, जैसे उन्होंने बहुत समय से इसे दबा रखा था।
भीम, गायत्री और यहाँ तक कि शीशनाथ की प्रतिक्रिया भी बाकी लोगों से अलग नहीं थी। वे भी अचंभित थे। प्रताप राणा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह आश्चर्य इतना गहरा था कि उनका दिमाग शून्य हो गया और वे मंच की ओर देखते रहे तथा यह समझने में संघर्ष करते रहे कि अभी क्या हुआ। नहीं, यह असंभव है। आप चौथे क्रम के चरण में नहीं पहुंच सकते थे। यह असंभव है कि आप फिर से किसी कुत्ते की गंदगी के साथ भाग गए। आशीष ने चिल्लाया जैसे कि वह डर के कारण अपना दिमाग खो चुका था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ध्रुवांत इतना भाग्यशाली होगा कि उसे दूसरी बार भी सौभाग्य प्राप्त होगा और वह चौथे क्रम तक पहुंच जाएगा। ध्रुवांत ने भयभीत आशीष पर नजर डाली जो पागलों की तरह चिल्ला रहा था और उसके हाथों में युद्ध की भावना उमड़ पड़ी और एक जोरदार होंग के साथ आशीष चिल्लाते हुए मंच से नीचे गिर गया। सिर्फ एक कदम के साथ ध्रुवांत आशीष के सामने आया और निर्दयतापूर्वक आशीष पर रौंद डाला। आशीष की आंखें भय और क्रोध से भर गईं और वह गुर्राया, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं कबीले का असली प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। क्यों? ऐसा क्यों है कि तुम कुत्ते की तरह मुझसे आगे निकलकर कुत्ते की तरह किस्मत के पीछे भागते रहते हो? जीनियस, कुत्ता जैसा, ध्रुवांत ने आशीष को ठंडे अंदाज में देखा। फिर उसने अचानक आशीष के पेट पर एक क्रूर लात मारी और प्रभाव और दर्द ने आशीष को दर्द में मंच के किनारे पर लुढ़का दिया। आशीष जमीन पर पड़े दयनीय ढंग से कराहने लगा। इस बिंदु पर दर्शकों में बैठे लोग अपने सदमे से उभरे और प्रतिक्रिया देने लगे। मंच पर अपने बेटे को देखते हुए शीशनाथ की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में डरावनी ठंडक चमक रही थी, लेकिन किसी तरह वह इसे सहन करने में कामयाब रहा। प्रताप राणा की आंखें चमक उठीं जब उसने अपने पोते ध्रुवांत को देखा। क्या यह वैसा ही हो सकता है जैसा आशीष ने कहा था कि ध्रुवांत को फिर से कुछ किस्मत का साथ मिला और उसने चौथे क्रम में आगे बढ़ने के लिए कुछ अमृत निगल लिया? जैसे ही ये विचार प्रताप राणा के दिमाग में आए, आशीष धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर प्रयास से कांप रहा था। उसकी आंखें घृणा से जल रही थीं। ध्रुवांत को घूरते हुए उसने कहा, तुम मर जाओगे, और वह घायल जानवर की तरह ध्रुवांत पर झपटा। आशीष को अपनी ओर झपटते देख ध्रुवांत की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और जब आशीष उसकी पहुंच के भीतर आ गया तो उसने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया और आशीष की भुजाओं पर प्रहार किया। कांचा टूटी हड्डियों की आवाज हॉल में गूंज उठी। जैसे ही आशीष दर्द से चिल्लाने लगा, ध्रुवांत ने आशीष के पैरों पर लात मारी और टूटी हड्डियों की आवाज हॉल में फिर से गूंज उठी। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसकी हथेलियों से ढकी युद्धची ने सीधे आशीष की छाती पर प्रहार किया और आशीष के शरीर पर पड़े कपड़ों का हर टुकड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। आशीष का शरीर मंच से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। वह एक नवजात शिशु की तरह नग्न था और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। आशीष, शीशनाथ की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। वह उछलकर आशीष की ओर दौड़ा। जब वह आशीष के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा लगातार खून खांस रहा था और उसके हाथ पैर की हड्डियां टूटी हुई थीं। अपने बेटे की हालत देखकर उसका दिल दुख गया और वह क्रोध से भर गया। उसने आशीष को अपने बगल में खड़े एल्डर को दे दिया और आदेश दिया, युवा भगवान की देखभाल करो। उसके ऐसा कहने के बाद शीशनाथ पलटा और मंच पर कूद गया और उसकी आंखों से हत्या की मंशा झलक रही थी क्योंकि उसने ध्रुवांत को घूरते हुए उसकी ओर बढ़ा। तुम बहुत क्रूर हो। ध्रुवांत के चेहरे पर एक उदासीन भाव था जब शीशनाथ उसकी ओर बढ़ा। इससे पहले जब आशीष ने उसकी दोनों भुजाएं तोड़ने की धमकी दी थी तो शीशनाथ ने यह क्यों नहीं कहा कि उसका बेटा बहुत क्रूर है? और पिछले साल की कबीले की सभा के दौरान ध्रुवांत ने पहले ही एक बार आशीष की भुजाएं न तोड़कर उसे बख्श दिया था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आशीष उसकी बहन श्रुति और छोटे भाई चेतन पर बदला लेगा। इस बार ध्रुवांत इतना नरम नहीं होगा। ध्रुवांत ने मुख्य मंच पर अपने दादाजी की ओर नजर घुमाई और ठंडी आवाज में कहा, कबीले की सभा के शिष्यों के बीच होने वाले मुकाबले के दौरान कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अन्यथा उनके साथ कबीले के नियमों के अनुसार निपटा जाएगा। दादाजी, यही तो आपने पहले कहा था, है ना? प्रताप राणा शर्मिंदा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी प्रतिक्रिया देखकर ध्रुवांत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा क्यों है कि जब मेरे पिताजी ने कोई कदम उठाया था तो आपने कबीले के नियमों को लागू करने पर जोर दिया था, लेकिन अब शीशनाथ ने हस्तक्षेप किया और दादाजी आप आंखें मूंद रहे हैं। यह वास्तव में उचित है। सभी बुजुर्ग और घरवाले चुप रहे। धृष्ट प्रताप राणा की शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई और उसकी हथेली उसके बगल में एक कुर्सी पर जा गिरी। अपने पिता के रवैये को देखकर शीशनाथ की चिंता समाप्त हो गई। उसकी बर्फीली आंखें ध्रुवांत पर पड़ी। उसने कहा, तुमने मेरे आशीष के हाथ और पैर तोड़ दिए और अब मैं तुम्हारे दोनों हाथ और पैर तोड़ दूंगा। एक दिवंगत 7वें क्रम के योद्धा की युद्ध क्यूई पूरी तरह से जारी हुई और उसने ध्रुवांत की भुजाओं पर हथेलियां बरसाईं। ध्रुवांत जैसे ही भीम मंच पर छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा, एक और छाया उससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी। पलक झपकते ही छाया ध्रुवांत के सामने आ खड़ी हुई और उसने शीशनाथ की हथेलियों का मुकाबला करने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। ओह! सबके सामने शीशनाथ ने मुंह में खून थूक दिया। उसका शरीर मंच से उछलकर जमीन पर गिर गया और वह नीचे गिरकर रुक गया, जिससे अनगिनत कुर्सियां टूट गईं। क्या उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उन्होंने शीशनाथ को देखा जो जमीन पर पड़ा था। उसके मुंह से खून बह रहा था। वह अपनी एक भी उंगली नहीं उठा पा रहा था। सभी की निगाहें ध्रुवांत के सामने खड़े उस छायाचित्र की ओर टिक गईं। यह वही है? उसे यह कैसे हो सकता है? जब राणा कबीले के निवासियों ने उस व्यक्ति को देखा जिसने शीशनाथ के हमले को रोका था तो वे विश्वास नहीं कर सके कि यह वास्तव में वह नौकर है जिसे ध्रुवांत ने खरीदा था। प्रताप राणा, भीम, गायत्री और वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें लगभग झुक गईं।
चूंकि वह सिर्फ एक चाल से शीशनाथ के हमले का मुकाबला करने में सक्षम था, इस आदमी में निश्चित रूप से 8वें क्रम के योद्धा की ताकत थी। 8वां आदेश। जोरावर ध्रुवांत की ओर मुड़ा और सम्मानपूर्वक पूछा, युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? ध्रुवांत ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। जब उसने ऐसा कहा तो उसने शीशनाथ की ओर देखा, जो कुर्सी को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करके उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं, लेकिन डर भी था। पिताजी, शीशनाथ ने पुकारा। उसकी आवाज भारी लग रही थी और बिना किसी चेतावनी के उसने एक और कौर खून खांसकर बाहर निकाल दिया। प्रताप राणा अपने सदमे से बाहर आया और मंच पर आया। उसकी आवाज शांत थी, जबकि उसकी आंखें जोरावर में घुसी हुई थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक छिपे हुए गुरु थे, लेकिन आपके कार्य एक अपमान है। हमारे राणा कबीले के मनोर को अपनी आंखों में न रखते हुए आपने मेरे बच्चे को मेरे सामने ही घायल कर दिया। प्रताप राणा ने सच्चाई को आसानी से नजरअंदाज कर दिया। अगर शीशनाथ ने कबीले के नियम नहीं तोड़े होते और फिर ध्रुवांत के हाथ पैरों को अपंग करने पर जोर नहीं दिया होता, तो जोरावर ने ऐसा क्यों किया होता? और फिर भी वह वहां खड़ा रहा और ऐसा दिखा रहा था कि यह सब जोरावर की गलती थी। जोरावर ने प्रताप राणा को नजरअंदाज कर दिया। वह उदासीन और चुप होकर ध्रुवांत के पीछे पहरा देता हुआ खड़ा रहा। प्रताप राणा ने देखा कि जोरावर ने उसकी अनदेखी की है। वह क्रोधित हो गया और चिल्लाया, बोलो, मेरे राणा कबीले के मनोर में तुम्हारा क्या उद्देश्य छिपा है? अगर तुम अभी बोलोगे तो मैं दया करूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अन्यथा मृत्यु की कामना करना भी मुश्किल हो जाएगा। यद्यपि जोरावर ने एक ही हथेली के प्रहार से शीशनाथ को घायल कर दिया था, फिर भी प्रताप राणा परेशान नहीं था। उसने महसूस किया कि यद्यपि जोरावर कमजोर नहीं था, फिर भी वह केवल 8वें क्रम का योद्धा ही होगा। अध्याय 28, अंतिमत्वें क्रम का शिखर। क्या मृत्यु की कामना भी नहीं की जा सकती? जोरावर ने क्रोधित प्रताप राणा को उदासीनता से देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। यह देखकर कि जोरावर ने न केवल उसे अनदेखा किया बल्कि उसे तिरस्कार से देखा, प्रताप राणा का दिल गुस्से से उबल पड़ा और एक जानलेवा आभा फूट पड़ी, क्योंकि युद्ध की उसके शरीर के चारों ओर हिंसक रूप से बह गई, जिसने उसे सुनहरे रंग के पैटर्न से ढक दिया। प्रताप राणा की भुजाएं एक तह से बड़ी हो गईं और उसकी त्वचा और चेहरे पर सुनहरे रंग के बाल उगाए। आत्मा परिवर्तन। प्रताप राणा की मार्शल आत्मा 6 पंखों वाला सुनहरा बंदर थी। जैसे ही प्रताप राणा अपनी मार्शल आत्मा के साथ विलीन हुआ, उसका शरीर बड़ा हो गया और आधा मीटर लंबा हो गया। उसकी आंखें सुनहरे लाल रंग की हो गईं और उसके आसपास का माहौल हिंसक और अत्याचारी हो गया। जाहिर है, राणा कबीले के निवासियों की मौजूदगी में जोरावर द्वारा उसे बार बार अनदेखा करने से वह वास्तव में क्रोधित हो गया था। अन्यथा वह जोरावर से निपटने से पहले खुद को नहीं बदलता। बिल्कुल पार्श्विक हथेली। प्रताप राणा की दहाड़ कर्कश और मोटी निकली। उसका शरीर अपनी हथेलियों को बाहर की ओर फैलाकर जोरावर की ओर झपटा। एक चमकदार चमकती हुई रोशनी चमकी और हताश जानवरों की दहाड़ हॉल में गूंज उठी। एब्सोल्यूट बेस्टियल पाम एक उच्च श्रेणी का रहस्यमय रैंक युद्ध कौशल था। राणा कबीले मनोर के स्वामित्व वाले 3 बहुमूल्य युद्ध कौशलों में से एक। क्योंकि जोरावर ध्रुवांत के पीछे खड़ा था, प्रताप राणा का आक्रामक हमला ध्रुवांत को भी प्रभावित करेगा, और अगर ध्रुवांत को युद्ध की लहर में घसीटा जाता तो शक्ति के अंतर के कारण उसे गंभीर चोटें लगती। यह देखकर कि उसके दादा ने जोरावर को मारने के लिए उसकी सुरक्षा को अनदेखा करना चुना, वह क्रोधित हो गया। शुरू में जोरावर ने ध्रुवांत के दादा के रूप में प्रताप राणा की स्थिति के कारण हमला करने में संकोच किया। हालांकि अचानक उसने ध्रुवांत की ठंडी आवाज सुनी, पूरी शक्ति से हमला। जोरावर एक पल के लिए चकित रह गया, लेकिन वह ध्रुवांत के इरादे को समझ गया और अब और नहीं रुका। 10वें क्रम के योद्धा की उसकी दमनकारी युद्ध क्यूई बाहर निकल आई, जिससे हर कोई जहां खड़ा था कांप उठा। इस स्तर का दमन प्रताप राणा, जो 10वें क्रम का एक प्रारंभिक योद्धा था, के पास नहीं था। जोरावर की अभिव्यक्ति तीव्र हो गई और उसकी मुट्ठियां बाहर निकल आईं। दिल तोड़ने वाली मुट्ठी। दिल को झकझोर देने वाली मुट्ठी का हमला तेज सीटी वाली हवा के साथ दूर तक फैला हुआ था और प्रताप राणा के हाथ के निशान से टकराया। प्रभाव से उत्पन्न भयावह ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई और बल ने हॉल के खंभों को इतना हिला दिया कि आसपास के बुजुर्गों और गृहस्वामियों को तुरंत पीछे हटना पड़ा, क्योंकि प्रभाव की लहर ने कुर्सियों की पंक्तियों को उड़ा दिया और उन्हें उड़ा दिया। प्रताप राणा को 1 दर्जन से अधिक कदम पीछे धकेला गया, तब जाकर वह मंच के किनारे पर स्थिर हो सके। वह गर्म तरल उसके गले में बह गया और प्रताप राणा के मुंह से खून बह निकला। राणा कबीले मनोर के नंबर 1 विशेषज्ञ प्रताप राणा हार गए, पूरी तरह से हार गए। हर कोई दंग रह गया। पिता, ओल्ड मैनर लॉर्ड। कुछ सांसें लेने के बाद ही किसी ने प्रतिक्रिया की। उनमें से कुछ लोग तेजी से प्रताप राणा की ओर दौड़े, जबकि अन्य जोर से चिल्लाने लगे। प्रताप राणा ने अपने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि वह ठीक है। फिर वह जोरावर की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखों में भय को छिपाना मुश्किल था, क्योंकि वह धीरे धीरे प्रत्येक शब्द का उच्चारण कर रहा था। 10वें क्रम के उत्तरार्ध का शिखर। 10वें क्रम के अंतिम शिखर। बुजुर्गों, गृहस्वामियों और शिष्यों ने जोरावर को सदमे, भय और कुछ अन्य भावनाओं के साथ देखा। हालांकि शीशनाथ का शरीर अकड़ गया, क्योंकि वह भय से अभिभूत हो गया। 7वें क्रम से ऊपर हर छोटी सफलता ताकत में एक बड़ा अंतर दर्शाती थी। हालांकि प्रताप राणा 10वीं श्रेणी का योद्धा था, लेकिन वह 10वीं श्रेणी का आरंभिक योद्धा था। 10वीं श्रेणी के आरंभिक योद्धा और 10वीं श्रेणी के अंतिम योद्धा के बीच शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। यही कारण है कि हालांकि जोरावर ने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त नहीं किया और न ही उसने आत्मा परिवर्तन किया, फिर भी वह प्रताप राणा को आसानी से हरा सकता था।
प्रताप राणा को पीछे धकेलने के बाद जोरावर ने हमला करना बंद कर दिया और वह ध्रुवांत के पीछे चला गया तथा अपनी दमनकारी आभा को मिटाकर सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया। जोरावर की हरकत देखकर सभी लोग 8 साल के बच्चे ध्रुवांत की ओर देखने लगे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था और भूल गए थे। जाहिर है जोरावर ध्रुवांत द्वारा खरीदा गया नौकर नहीं था, लेकिन 10वीं श्रेणी के अंतिम योद्धा एक 8 साल के बच्चे को यंग मास्टर क्यों कहेगा, और इतने सम्मान के साथ? क्या ध्रुवांत को फिर से किसी कुत्ते की तरह की किस्मत का सामना करना पड़ा? उसने चौथे क्रम तक पहुंचने के लिए क्या निगल लिया? भले ही यह यान फल से ज्यादा कीमती चीज हो, फिर भी इसमें किसी व्यक्ति को एक साल में 2 क्रम आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ध्रुवांत ने पहले कहा था कि यह उसकी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा था। अगर ऐसा है तो उसकी असली ताकत क्या थी? यदि यह अविश्वसनीय भाग्य नहीं था तो ध्रुवांत की प्रतिभा कितनी भयानक रही होगी, जो 2 साल से भी कम समय में चौथे क्रम से आगे निकल गई। कुछ ही पलों में वहां मौजूद सभी लोगों के मन में कई विचार कौंध गए। यहाँ तक कि भीम और गायत्री के मन में भी कई सवाल थे। ध्रुवांत, तुमने वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति को दादाजी को घायल करने का आदेश दिया। यह कितना अन्यायपूर्ण है, आशीष दहाड़ते हुए बोला, जो अभी अभी कुछ बुजुर्गों द्वारा उपचार किए जाने के बाद जागा था। क्या राणा कबीले की जागीर तुम्हारी नजर में है? क्या तुम अभी भी अपने दादाजी को मानते हो? चारों ओर भावभंगिमाएं कड़ी हो गईं। कौन विश्वास करेगा कि एक बच्चे के शब्दों से कोई नुकसान नहीं होता? इस विकट परिस्थिति में भी आशीष ने ध्रुवांत को डांटने की हिम्मत की, जो जोरावर जैसे मजबूत योद्धा द्वारा संरक्षित था। शीशनाथ इस बात से बहुत चिंतित था कि आशीष के शब्दों से स्थिति और खराब हो जाएगी। उसने तुरंत पलटकर अपने बेटे को डांटा, आशीष अपना मुंह बंद करो। लेकिन इसके बजाय आशीष की आवाज और भी तेज हो गई। पिताजी, आप किस बात से डर रहे हैं? तो क्या हुआ अगर वह 10वीं श्रेणी के अंतिम व्यक्ति हैं? हमारे राणा कबीले के मनोर में कई हजार लोग हैं, हमें एक व्यक्ति से क्यों डरना चाहिए? आशीष ने चिल्लाते हुए प्रताप से कहा, दादाजी, इस बेवफा वंशज ध्रुवांत की साधना नष्ट कर देनी चाहिए और उसे राणा कबीले के मनोर से बाहर निकाल देना चाहिए। प्रताप राणा ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन शीशनाथ गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो, और उसे पीछे धकेल दिया। अपने बेटे को बोलने से रोकने के लिए उत्सुक था। आशीष की गुस्से भरी शिकायत सुनकर ध्रुवांत के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैंने उनके साथ अपने दादा जैसा व्यवहार नहीं किया। क्या उन्होंने मेरे साथ अपने पोते जैसा व्यवहार किया? उनकी उंगली प्रताप राणा की ओर इशारा करती है। मैंने पिछले साल की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता था, फिर भी नियमों के विपरीत जब स्पिरिट पूल खुला तो उसने आपको पूल में अभ्यास करने की अनुमति दी। इस वर्ष की प्रतियोगिता में जब शीशनाथ ने नियम तोड़े और मेरे हाथ पैरों को अपंग करने का इरादा किया तो उसने आंखें मूंद लीं। और अभी अगर जोरावर की ताकत नहीं होती तो जोरावर और मुझे दोनों को गंभीर चोटें आती और शायद उसके हमले में हम मर जाते। ध्रुवांत ने प्रत्येक बिंदु को रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में सूचीबद्ध किया। जब उसने ध्रुवांत के शब्द सुने तो प्रताप राणा ने अपना सिर नीचे कर लिया और ध्रुवांत की नजरों से बचने लगा। हॉल में इतना सन्नाटा हो गया कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई देने लगी। आशीष ने कहा, ध्रुवांत, दादाजी के बारे में शिकायत करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? मेरे पास 10वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट है और आपकी आत्मा केवल 7वीं कक्षा की है। इसलिए यह समझ में आता है कि वह मुझे पसंद करेंगे और मुझे प्रशिक्षित करेंगे, क्योंकि मैं राणा कबीले के मनोर का भविष्य हूं। इसमें क्या गलत है? आप बस मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्यालु! चुप रहो। प्रताप राणा की हथेली ने आशीष के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। इससे पहले उसके पिता ने उसे मारा था और अब आशीष को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दादा प्रताप राणा ने भी उसे थप्पड़ मारा है। उसके चेहरे पर आंसू आ गए और उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने क्या गलत कहा? वह गलत नहीं था। आशीष के भ्रमपूर्ण तर्क को सुनकर बुजुर्गों और घर के नौकरों ने चुपके से अपना सिर हिलाया। पापा, माँ, चलो चलते हैं, इस बिंदु पर ध्रुवांत बोला। फिर वह मुड़ा और जोरावर, भीम और गायत्री के साथ चला गया, उसके बाद उन पर निर्देशित नजरों को अनदेखा करते हुए। अब उनके रुकने का कोई मतलब नहीं था। कबीले के नियमों के अनुसार कबीले की सभा समाप्त होने से पहले किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि किसी ने भी उन्हें जाने से रोकने की हिम्मत नहीं की। प्रताप राणा के चेहरे पर एक जटिल भाव था जब वह ध्रुवांत की दूर होती हुई छवि को देख रहा था। अध्याय 29 असुर तलवार कौशल, दूसरा कदम। ध्रुवांत के हॉल से चले जाने के काफी देर बाद तक किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। पिताजी, आप देख रहे हैं? थोड़ी देर बाद शीशनाथ ने अपने पिता के चेहरे पर एक नजर डालते हुए धीमी आवाज में पूछा। प्रताप राणा ने गहरी सांस ली और अपना सिर ऊपर उठाया, फिर हाथ हिलाया। सब लोग चले जाएं, इस साल की सभा यहीं समाप्त होती है। यह कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। उसके झुके हुए कंधों से अकेलेपन का एहसास हो रहा था। यह यहीं खत्म होता है। राणा कबीले के मुखिया, गृहस्वामी और शिष्य एक दूसरे को संदेह से देखने लगे। सब लोग चले जाओ। जब प्रताप राणा की छवि उनकी नजरों से ओझल हो गई तब शीशनाथ ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। वह एल्डर मल्लू द्वारा आधे उठाए हुए हॉल से बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद हॉल खाली हो गया। राणा कबीले की जागीर की स्थापना के बाद यह पहली बार है कि कबीला सभा बीच में ही समाप्त हो गई। हॉल से निकलकर ध्रुवांत अपने आंगन में लौट आया। कुछ ही देर बाद उसके माता पिता उसके छोटे से आंगन में आ गए। अपने माता पिता को आते देखकर वह समझ गया कि उनके पास कई सवाल होंगे, इसलिए उनके बोलने का इंतजार किए बिना उसने कहा, पिताजी, माँ, मैं जानता हूँ कि आपके पास कई सवाल हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं अभी आपको नहीं समझा सकता। भीम और गायत्री ने जब यह सुना तो उन्होंने एक दूसरे को देखा।
ध्रुवांत सीनियर जोरावर कौन है? भीम ने थोड़ी देर रुकने के बाद पूछा। सीनियर जोरावर? ध्रुवांत ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। फिर कहा, मैं एक असाधारण व्यक्ति का शिष्य बन गया और जोरावर उनके अधीनस्थ हैं, इसलिए वे मुझे यंग मास्टर कहते हैं। ध्रुवांत ने भूदेव और असुर गेट का उल्लेख नहीं किया। भीम और गायत्री को अंततः समझ में आ गया और वे बहुत खुश हुए कि उनका बेटा ऐसे महान गुरु का शिष्य बनने में सक्षम था। यदि जोरावर 10वीं क्रम के अंतिम स्तर का विशेषज्ञ था तो उसके गुरु का क्या? यह सोचते ही उनके शरीर उत्तेजना से कांप उठे। ध्रुवांत, क्या आपकी वर्तमान ताकत चौथे क्रम के मध्य स्तर तक पहुंच गई है? गायत्री ने कुछ क्षण बाद पूछा। दोनों ने अपने बेटे की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। मंच पर ध्रुवांत ने कहा कि चौथा आदेश उनकी ताकत का केवल एक हिस्सा है। चौथे क्रम के मध्य में ध्रुवांत एक पल के लिए चौंक गया। अंत में उसने सिर हिलाया, जिससे उनके संदेह की पुष्टि हुई। यह बेहतर था कि वे उसे चौथे क्रम के मध्य में समझें। अगर उन्हें पता होता कि वह वास्तव में 5वें क्रम के शिखर पर है तो वे डर जाते। यह देखकर कि उनके बेटे ने पुष्टि की है कि उसकी ताकत चौथे क्रम के मध्य में थी, उनके दिल खुशी से झूम उठे, लेकिन फिर भी वे चौंक गए। चौथे क्रम के मध्य में उनका बेटा वास्तव में चौथे क्रम के मध्य में पहुंच गया था। पिताजी, माँ, नए साल के जश्न के 2 दिन बाद मैंने बाहर का अनुभव प्राप्त करने के लिए राणा कबीले मनोर को छोड़ने का फैसला किया है। ध्रुवांत ने बहस के लिए कोई जगह छोड़ते हुए दृढ़ता से कहा। क्या अनुभव प्राप्त करें? भीम और गायत्री आश्चर्यचकित हुए और लगभग एक साथ चिल्लाए, नहीं। ध्रुवांत ने अपना मुंह खोला और कहा, मुझे पता है कि आप चिंतित हैं, लेकिन जोरावर के साथ आने से मुझे कोई खतरा नहीं होगा। ध्रुवांत, मुझे पता है कि तुम अपने दादाजी की हरकतों की वजह से राणा कबीले की जागीर को तुरंत छोड़ना चाहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, वह अभी भी तुम्हारे दादाजी हैं। उनसे नफरत मत करो। इसके अलावा तुम अभी भी बहुत छोटे हो, तुम जाने से पहले 2 साल और क्यों नहीं रुक जाते? भीम ने एक सौम्य स्वर का इस्तेमाल किया क्योंकि उसने ध्रुवांत को रोकने की कोशिश की। हालांकि ध्रुवांत के साथ 10वें क्रम का योद्धा था, फिर भी वह बहुत छोटा था, 9 साल का भी नहीं। भीम और गायत्री चिंता करना बंद नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने ध्रुवांत को जाने दिया। पापा, माँ, मैंने फैसला कर लिया है और मैं नए साल के बाद चला जाऊंगा। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें दृढ़ थीं। यह सच था कि वह चाहता था क्योंकि वह अपने दादाजी या सबसे बड़े चाचा शिशनाथ, पिता और पुत्र की जोड़ी को नहीं देखना चाहता था। लेकिन बाहर जाकर अनुभव प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी तरह से उनके कारण नहीं थी। वह स्वयं को निखारना चाहता था ताकि वह अधिक शक्तिशाली बन सके और राणा कबीले के बाहर की दुनिया का भी पता लगा सके तथा विशेषज्ञों से मिल सके। अपने बेटे के हाव भाव देखकर भीम और गायत्री ने आह भरी। वे दोनों जानते थे कि उसे मनाने की कोशिश करना बेकार है। यह सोचकर कि उसका बेटा घर छोड़कर दूर स्थानों की यात्रा करने जा रहा है, गायत्री का दिल दुखने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं। ध्रुवांत, तुम कब वापस आओगे? ध्रुवांत के दिल में गर्मजोशी की एक लकीर फैल गई और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, निश्चिंत रहें, अगले साल की कुल सभा से पहले आपका बेटा निश्चित रूप से आपसे मिलने वापस आएगा। अगले साल की कुल सभा? तभी गायत्री को बेहतर महसूस हुआ। गायत्री काफी समय तक ध्रुवांत को परेशान करती रही। वह उसे यात्रा करते समय सावधान रहने और अपने शरीर का ख्याल रखने और बुरे लोगों से सावधान रहने आदि की याद दिलाती रही। ध्रुवांत ने पूरे समय सिर हिलाया, वह उसे मना नहीं कर सका। 2 घंटे बाद उसके माता पिता अंततः चले गए। जोरावर, हम नए साल के बाद 2 दिन बाद निकलेंगे। हमें जो जरूरी सामान साथ ले जाना है उसे तैयार कर लो। ध्रुवांत ने जोरावर को उसके माता पिता के जाने के बाद आदेश दिया। हाँ महाराज। रात बिना किसी घटना के बीत गई। ठंडे जेड बिस्तर पर ध्रुवांत ने असुर रणनीति का अभ्यास करना बंद कर दिया और खिड़की से आने वाले भोर के आकाश को देखा। वह छोटे से यार्ड में चला गया और नरक के तूफान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। टेम्पेस्ट ऑफ हेल पहले ही प्रमुख पूर्णता तक पहुंच चुका है, इसमें केवल शक्ति की कमी है, लेकिन यह मेरी युद्ध क्यूई के साथ बढ़ जाएगी। अगला कदम असुर तलवार कौशल की दूसरी शैली का अभ्यास करना है। 1 घंटे बाद ध्रुवांत ने टेम्पेस्ट ऑफ हेल का अभ्यास करना बंद कर दिया। उन्होंने रिंग से कागज का एक टुकड़ा निकाला और दूसरी शैली के आरेख का अध्ययन किया। असुर तलवार कौशल, दूसरी शैली, असुर के आंसू। असुर के आंसू, यह नाम वाकई अनोखा है। ध्रुवांत ने आरेख के अनुसार अपनी युद्ध क्यूई को प्रसारित किया। असुर के ब्लेड पहले ही बुलाए जा चुके थे। वह बीच हवा में उछला और हमला किया और बीच हवा से प्रकाश की एक किरण जमीन पर गिरी। यह सही है, यह ठीक उसी तरह गिरा जैसे एक आंसू की बूंद जमीन पर गिरती है। पहली शैली टेम्पेस्ट ऑफ हेल जमीन से हमला करती थी, हालांकि दूसरी शैली का इस्तेमाल केवल हवा में ही किया जा सकता था। ध्रुवांत का शरीर पहले प्रयास के बाद जमीन पर तैर गया। वह जमीन पर स्थिर खड़ा रहा। उसे हरकतें याद आ रही थीं और यह भी कि जब उसने आसुरा के आंसू का उपयोग करके एक तार छोड़ा था तो उसे कैसा महसूस हुआ था। वह आधे घंटे तक वहीं खड़ा रहा और फिर उसने अपना दूसरा प्रयास किया। इस बार ब्लेड से निकलने वाली प्रकाश की किरण नरम थी, मानो भारहीन बारिश की एक छोटी बूंद के समान। ध्रुवांत द्वारा तीसरा प्रयास करने से पहले आधा घंटा और बीत गया था। और ठीक उसी तरह जैसे जब उन्होंने पहली बार टेम्पेस्ट ऑफ हेल का अभ्यास शुरू किया था, प्रत्येक प्रयास के बाद वे दोबारा प्रयास करने से कम आधे घंटे तक स्थिर खड़े रहते थे। जैसे ही ध्रुवांत ने खुद को अभ्यास में डुबोया, आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो गया। उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसका शरीर हवा से नीचे तैर रहा था।
हालांकि एक दिन के अभ्यास के साथ हमले की शक्ति पहली बार की तुलना में काफी बढ़ गई थी, फिर भी उसे मामूली पूर्णता तक पहुंचना बाकी था। दृष्टांत के अनुसार जब असुर के आंसू रोने की आवाज पैदा करते हैं तो इसे मामूली पूर्णता तक पहुंचना माना जाएगा। जब ध्रुवांत अभ्यास कर रहा था, जोरावर छोटे से आंगन के बाहर चुपचाप खड़ा रहा। सच्चाई यह है कि असुर तलवार कौशल और असुर के पंजे केवल उन लोगों के लिए थे जो असुर रणनीति का अभ्यास करते थे, इसलिए ध्रुवांत को इस बात की चिंता नहीं थी कि जोरावर या कोई अन्य इसे गुप्त रूप से सीखने की कोशिश करेगा। जैसे ही ध्रुवांत ने अपना असुर के आंसू का अभ्यास समाप्त किया, छोटे से आंगन के बाहर पदचिह्नों की आवाजें गूंजने लगीं। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि जो लोग आ रहे थे वे उसके दादा प्रताप, सबसे बड़े चाचा शिशनाथ थे और उनके साथ उसके पिता भीम भी थे। ध्रुवांत ने भौहें सिकोड़ी। अध्याय 30 राणा कबीले की जागीर छोड़ना। जैसे ही प्रताप राणा और शीशनाथ छोटे से प्रांगण के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जोरावर ने उनका रास्ता रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। केवल भीम को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। इससे प्रताप राणा और शीशनाथ अजीब स्थिति में आ गए। वे दोनों गुस्सा करना चाहते थे, लेकिन गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जोरावर के चेहरे पर भावशून्य भाव था और उसका व्यवहार शांत और उदासीन था। शीशनाथ के चेहरे पर बनावटी मुस्कान के बावजूद जोरावर ने उनका रास्ता रोकना जारी रखा। इस समय भीम ध्रुवांत के पास गया और कहा, ध्रुवांत, क्या तुम जाने दोगे? ध्रुवांत ने जोरावर की ओर सिर हिलाया और जब जोरावर ने उसे सिर हिलाते देखा तो उसने अपना हाथ नीचे कर दिया, जिससे प्रताप राणा और शीशनाथ को आंगन में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। तभी प्रताप राणा और शीशनाथ को राहत महसूस हुई और उन्होंने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ धन्यवाद में सिर हिलाया। खासकर शीशनाथ, जिसका व्यवहार बेहद सम्मानजनक था। जब वे ध्रुवांत के छोटे से यार्ड में चले गए, तुम किस लिए आए हो? ध्रुवांत ने उदासीनता से पूछा। अगर मुझे सही याद है तो तुम पहली बार मेरे इस छोटे से आंगन में आए हो, है न? जहां तक ध्रुवांत को याद है, उसके दादा प्रताप राणा और उसके चाचा शीशनाथ कभी भी उसके घर पर उससे मिलने नहीं आए थे। प्रताप राणा और शीशनाथ दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए, लेकिन सौभाग्य से आसमान काला हो रहा था, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हुआ। ध्रुवांत, तुम्हारे दादाजी और सबसे बड़े चाचा तुम्हें नए साल की दावत में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। भीम आगे बढ़े और अपने बेटे से कहा। प्रताप राणा और शीशनाथ की मदद के लिए आगे आए। हर साल वार्षिक कबीले सम्मेलन के दौरान पहले दिन शिष्यों के बीच होने वाले मुकाबले के बाद अगले दिन भोज का आयोजन किया जाता था। राणा कबीले के लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी दावत का आयोजन करते थे। बुजुर्गों के अलावा 3 पीढ़ियों के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य ही दावत में शामिल हो सकते थे। सच कहा जाए तो ध्रुवांत को पिछले साल की दावत में शामिल होना चाहिए था, जब उसने आशीष को हराया था और प्रतियोगिता जीती थी, लेकिन कोई भी उसे आमंत्रित करने नहीं आया और स्पिरिट पूल की तरह दोनों विशेषाधिकार आशीष को दिए गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है ध्रुवांत, हम आपको दावत में आमंत्रित करने आए हैं, शीशनाथ ने तुरंत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, जैसे कि ध्रुवांत सबसे बड़े मनोर स्वामी थे और वह सिर्फ एक साधारण राणा कबीले मनोर सेवक था जिसे उसे आमंत्रित करने के लिए भेजा गया था। यद्यपि प्रताप राणा ने कुछ नहीं कहा, फिर भी उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। इन दोनों द्वारा वर्ष के अंत में आयोजित भोज में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया जाना राणा कबीले मनोर की स्थापना के बाद पहली बार था। इतने सालों में केवल ध्रुवांत को ही यह सम्मान मिला था। लेकिन ध्रुवांत ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, नहीं धन्यवाद, मुझे अभी भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। प्रताप राणा और शीशनाथ के चेहरों पर मुस्कान आ गई। ध्रुवांत, तुम उसके बगल में? भीम घबरा गया और बोल पड़ा। पिताजी, आप मेरा गुस्सा जानते हैं, ध्रुवांत ने जवाब दिया। इस स्थिति में भीम को समझ में नहीं आता कि क्या कहे। उसका बेटा कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाता है और एक बार जब वह किसी बात पर निर्णय ले लेता है तो न तो वह और न ही उसकी पत्नी उसे अपना मन बदलने के लिए राजी कर सकते हैं। लेकिन प्रताप राणा ने भीम की ओर हाथ से इशारा किया और ध्रुवांत की ओर देखते हुए एक ईमानदार भाव से कहा, ध्रुवांत, मैंने अतीत में जो किया वह गलत और पक्षपातपूर्ण था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। अब से चाहे तुम कुछ भी चाहो, जब तक तुम अनुरोध करोगे मैं सहमत हो जाऊंगा। ध्रुवांत उदासीन रहा। बेशक वह जानता था कि उसके दादाजी ने उसे आमंत्रित करने के लिए खुद को क्यों झुकाया, विनम्र व्यवहार किया। यह सब उसकी प्रतिभा के कारण था और इस तथ्य के कारण कि उसके पीछे एक शीर्ष 10वीं क्रम विशेषज्ञ था। अन्यथा उसके दादाजी इस तरह खुद को क्यों झुकाते? ध्रुवांत चुप रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रताप राणा ने जब यह देखा तो उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अपने दिल में आह भरते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने कहा था कि तुम नए साल के बाद बाहर ट्रेनिंग के लिए जाओगे। ध्रुवांत ने अपने पिता भीम की ओर देखा और जब भीम बोलने ही वाला था तो प्रताप राणा ने उससे पहले ही बात कर ली। अपने पिता को दोष मत दो, मैंने अनजाने में उनकी बातें सुन ली। फिर उसका स्वर अचानक बदल गया। ध्रुवांत, मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे माफ करोगे, लेकिन दादाजी तुम्हें बताना चाहते हैं, राणा कबीले की जागीर और मैं हमेशा तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे और राणा कबीले की जागीर हमेशा के लिए तुम्हारा घर है। प्रताप राणा की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई जब उसने एक छोटी जेड बोतल निकाली। कुछ साल पहले दादाजी ने ग्रेड फॉर स्पिरिट डैन, ड्रैगन टाइगर फंडामेंटल डैन को परिष्कृत करने के लिए एक कीमियागर को काम पर रखा था। यह युद्ध क्यूई को बढ़ाने में बेहद फायदेमंद है। शीशनाथ को तब झटका लगा जब उसने अपने पिता को फंडामेंटल ड्रैगन टाइगर डैन निकालते देखा। यह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ शीर्ष ग्रेड फॉर स्पिरिट डैन था। उसके पिता ने इसे 1 दर्जन से अधिक वर्षों तक रखा था, लेकिन अब वह वास्तव में इसे ध्रुवांत को दे रहा था। ग्रेड फॉर स्पिरिट डैन। ध्रुवांत को बोतल मिलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट हुई थी।
जब प्रताप राणा ने ध्रुवांत को बोतल लेते देखा तो उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान खिल उठी, मानो यह ध्रुवांत ही था जिसने उसे ग्रेड और स्पिरिट डैन दिया था, न कि किसी और ने। लेकिन जब उसकी मुस्कान सबसे चमकदार थी, ध्रुवांत ने बोतल अपने पिता को दी जो उसके बगल में थे। पिताजी, यह ड्रैगन टाइगर फंडामेंटल डैन लीजिए। तुरंत ही प्रताप राणा के चेहरे की चमकदार मुस्कान गायब हो गई और शीशनाथ और भीम दोनों चकित रह गए। ध्रुवांत, तुम नहीं कर सकते। भीम मना करने ही वाला था कि ध्रुवांत ने अपना हाथ हिलाया और कहा, पिताजी, अब आप लेट सिक्सथ ऑर्डर के शिखर पर हैं और आपको इस ड्रैगन टाइगर फंडामेंटल डैन की मुझसे ज्यादा जरूरत है। अब और मना मत करो, इसे ले लो। और बस ऐसे ही ध्रुवांत ने बहुत कीमती गोली दे दी। भीम ने असहाय भाव से अपने बेटे से जेड की बोतल प्राप्त की। ध्रुवांत ने फिर अपने दादाजी की ओर देखा जो अब मुस्कुरा नहीं रहे थे, और कहा, आपने इसे मुझे दिया और मैंने इसे पिताजी को दिया। आपको इससे कोई समस्या नहीं है ना? ओह ओह, बिल्कुल नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पिताजी इसका इस्तेमाल करते हैं, सब एक ही बात है। प्रताप राणा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में खून टपक रहा था। एक शीर्ष ग्रेड फॉर स्पिरिट डैन आ। उसने इसे 10 साल से ज्यादा समय तक रखा था। थोड़ी देर बाद प्रताप राणा, शीशनाथ और भीम छोटे से आंगन से चले गए। अंत में ध्रुवांत उनके साथ दावत में शामिल नहीं हुआ। भोज का आयोजन सामने वाले हॉल में किया गया था और पिछले वर्षों की तरह यह एक जीवंत, भव्य और उत्सवपूर्ण अवसर था। लेकिन किसी कारण से प्रताप राणा, जो मुख्य सीट पर बैठे थे, उन्हें उत्सव का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। सामने के हॉल की चहल पहल के विपरीत ध्रुवांत का छोटा सा आंगन शांत था। ध्रुवांत ठंडे जेड बिस्तर पर क्रॉस लेगड बैठा था, जो असुर रणनीति का अभ्यास कर रहा था ताकि पाताल लोक की आध्यात्मिक आभा को अपने ऊपर महसूस कर सके। ध्रुवांत अब असुर रणनीति के दूसरे चरण में पहुंच गया था। दृष्टांतों के अनुसार जब कोई व्यक्ति असुर रणनीति के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है तो वह असुर क्षेत्र से जुड़े असुर द्वार को खोल सकता है। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह सच है या नहीं। 2 दिन जल्दी ही बीत गए और नया साल आ गया। इस नए साल में पूर्वी प्रांगण पिछले सालों की तुलना में ज्यादा जीवंत था और ध्रुवांत ने अपने माता पिता, अपनी छोटी बहन और अपने भाई के साथ समय बिताया। हवा हंसी से भरी हुई थी। ध्रुवांत जानता था कि अगली बार वह अपने माता पिता, छोटी बहन और भाई को 1 साल बाद देख सकेगा। नया साल आया और चला गया। अगले दिन प्रताप राणा, शीशनाथ और राणा कबीले मनोर के सभी बुजुर्ग और गृहस्वामी राणा कबीले मनोर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने चौक पर खड़े थे। हर कोई ध्रुवांत को विदाई देने के लिए वहां था। उसका बेटा बहुत दूर जाने वाला था। गायत्री की आंखें लाल थीं और उसने ध्रुवांत को कसकर गले लगा लिया। यात्रा करते समय तुम्हें सावधान रहना चाहिए। माँ, मुझे पता है। ध्रुवांत की आंखें भी लाल थीं और वह जल्दी से मुड़ा और जोरावर के साथ चला गया।